यही तो मजे की चीज है। रिएक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपने वेब में समझ लिया तो रिएक्ट का सेम कॉन्सेप्ट आपके पास किस में चलेगा, मोबाइल एप्लीकेशंस में। हाँ, कुछ चीजें चेंज है, वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये स्लाइड बल्कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से भी अपने पास खोल लें। मुझे दे दे 1 मिनट, तो मैं ओपन कर लेता हूँ आपकी चैट। ओ सॉरी, और एवरीवन, रिएक्ट स्लाइड्स, ठीक है, ओके। रिएक्ट को यूज करने का फायदा क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं? एक्चुअली जब हम बात करते हैं प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, अगर अभी तक आप लोगों ने जितना काम किया हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों को एक एप्लीकेशन बनानी हो जो कि लेट से 5-6 पेजेस की है थोड़ी देर के लिए, तो अगर एक पेज में किसी यूजर ने डेटा डाला हुआ है तो क्या मैं उसको दूसरे पेज में लेके जा सकता हूँ? पहला सवाल। लेके तो जा सकता हूँ, लेकिन काम करना पड़ता है ना, अच्छा खासा काम करना पड़ता है मुझे, ठीक है। अब एक सवाल ये भी है कि जैसे हमारे पास 6 पेजेस हैं आपके पास, तो 6 पेजेस के अंदर डेफिनेटली आप लोगों के पास हेडर होगा, फुटर होगा, एक ऐसे ही डिजाइन के हिसाब से जो नॉर्मली बात करते हैं हम लोग। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के अंदर भी हेडर आपके पास मौजूद होता है। तो अब मुझे बताएं, अगर 6 पेजेस हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा हेडर के लिए आमतौर HTML पे के तो अंदर? हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन हर इसमें दफा यह है कि एक कॉपी दफा हम पेस्ट करना, कंपोनेंट बना लेंगे तो बस एक ही दफा ही यूज होगा। कंपोनेंट है बिल्कुल सही। सारे। तो सर सर हम एक कॉपी सवाल पेस्ट भी है तो कर सकते हैं ना प्लीज। सीधा सीधा। यही जो तो उसका सवाल, सारा कोड यही मैं बताना कॉपी चाह रहा हूँ। मारा देखिए कॉपी पेस्ट से होगा क्या, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए आपने 6 पेज में कॉपी पेस्ट कर लिया, बहुत आसान था। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आ देखना जाती है, चाहता यार हूँ। फेसबुक का हेडर का कलर ब्लू है, अब मुझे रेड करना है, अब मैं क्या करूँ? ये तो एक कंट्रोल आसान सी करके ना मिसाल है, आप कहोगे कि यार ये तो मैं स्टाइलिंग से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि प्रॉप्स। मेन्यू आइटम एक और ऐड करना है, अब मैं क्या करूँ ये बताएं। प्रॉप्स नहीं यूज करेंगे इसके लिए? अभी तो रिएक्ट की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बात कर ओ अच्छा, सर वो सॉरी सॉरी। सेंटर स्टेट बना के वहां से वो जो क्लासेस सर हम बनाते हैं जावा में C++ में, उस तरह जावास्क्रिप्ट में ES6 में जाके हम क्लास बनाएंगे, वहां से पास करते जाएंगे, क्लास को अपडेट करेंगे, नीचे सब खुद जो उसकी क्लास से कॉल हो रही होगी अपडेट हो जाएगी। इज पॉसिबल सर? रहे। देखिए पॉसिबल तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे हैं ना, उस तरीके से हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से काम नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें अलग से बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, यानी एडिशनल काम करने पड़ते हैं हमें, जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें करते थे किसी जमाने में, ठीक है। तो इससे होता क्या था, हम लोगों को जो बिजनेस लॉजिक से क्या मतलब कि आपको जो फीचर्स बनाने हैं, लेट से लॉगिन का फीचर बनाना है, आपको पोस्ट का फीचर बनाना है, आपको कमिट का फीचर बनाना है, आपको एडवर्टाइजमेंट का फीचर बनाना है, या ग्रुप्स के फीचर बनाने हैं, आप फिर इनके ऊपर फोकस कम हो जाता था आपका, और फोकस ज्यादातर क्या हो जाता है UI साइड पे, कि मुझे इसके साथ ये करना है, अगर ये दूसरे पेज पे जाएगा तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही थी। ऐसा था। मैं तो अभी 6 पेजेस की बात कर रहा हूँ, तो छोटी एप्लीकेशन है, तो आपको पता है कि जब एप्लीकेशन बनती है तो पेजेस की कोई काउंट नहीं होता, चलता रहता है, अलग अलग फीचर्स आते रहते हैं, अलग अलग चीजें आती रहती हैं, ठीक है। तो रिएक्ट के साथ फायदा ये होगा कि हम ये सारी चीजें बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, बहुत इजीली, ठीक है। और रिएक्ट को सबसे यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी कम्युनिटी बहुत अब स्ट्रांग हो चुकी है, बिग है, और इसका इकोसिस्टम ह्यूज है। इकोसिस्टम ह्यूज होने का मतलब ये है कि अगर मैं सोचता हूँ ना मुझे ये वाला काम करना है रिएक्ट के अंदर, तो उसकी आपको कोई ना कोई पहले से लाइब्रेरी मिल जाएगी, काफी हद तक, ठीक है। अगर नहीं मिले लाइब्रेरी तो मैं क्या करूं? कोई बताएगा? लाइब्रेरी नहीं मिली तो अपना लॉजिक लिख लेंगे, यही हो सकता है, और क्या हो सकता एग्जैक्टली है। फिर हमें खुद अपना लिखना पड़ेगा, और आप अपना जो भी लॉजिक है या जो भी आपको लिखना है वो किस में लिखेंगे? हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि रिएक्ट ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप अपना काम खुद कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारा काम आसान किस तरह सर एक होता है क्वेश्चन हमारा करना काम? था सर। जी जी बोलिए। सर अगर हम ज्यादातर सर लाइब्रेरीज और प्लगइन यूज करते हैं तो इससे हमारा कोडिंग जो वो हैबिट्स हो वो तो इफेक्ट नहीं होती सर। नहीं नहीं होती, डिपेंड करता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप
पूरी एप्लीकेशन ऐसी बनाए कि सारा का सारा काम लाइब्रेरीज कर रही हो, फिर तो आपको रिएक्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। सर लेकिन नोड मॉड्यूल बहुत हैवी हो जाएगा, वो तो वेबसाइट फिर बहुत ज्यादा हैवी नहीं चलेगी, लोड देखिए, बहुत ज्यादा लेगी जब। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इसके लिए भी तरीके होते हैं ना। इसका ये मतलब थोड़ी है कि जिस तरीके से हमने एक इंडेक्स की फाइल बनाई और उसके अंदर 10 लाइब्रेरीज एक साथ स्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर दी, उसको परफॉर्मेंस के लिए बेहतर करने के लिए हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे लेजी लोडिंग हो गया, जैसे जिस पेज के ऊपर या जिस कंपोनेंट के अंदर स्पेसिफिक वो लाइब्रेरी यूज हो रही हो, तो जब वो कंपोनेंट चले तब ही वो लाइब्रेरी यूज हो, वरना तो वो लाइब्रेरी यूज ही ना हो। ये सारे परफॉर्मेंस के ऊपर बात है ना। ये तो हम जब करेंगे जब हम थोड़ा सा रिएक्ट सीख जाएं और उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करें, वो भी डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर में। अच्छा, कैसे हम रिएक्ट को यूज कर सकते हैं? स्प्लिटिंग इनटू कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स क्या है डिस्कस करते हैं। पहले हमारी जो एप्लीकेशन होती थी वो क्या होती थी? मल्टी पेज होती थी। हर दफा हम क्लिक करते थे तो क्या होता था, हमारा पूरा पेज लोड होता था हर दफा। याद है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, जैसे मैं होम पे क्लिक करता था तो होम का पूरा पेज एक दफा गायब होता था और फिर रीलोड होता था, आपको नजर आता था कि हाँ यार अब सारी चीजें होम की आ रही है। जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करता था वापस पेज ब्लैंक होता था और फिर वापस से सारी चीजें अबाउट की लोड होना स्टार्ट हो जाती थी। ये सारी चीजें थी मल्टी पेज एप्लीकेशंस। अब इसका एक पूरा एक वो है बैकग्राउंड के, जब आप क्लिक करते थे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती थी, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट के बिहाफ पे आपके सामने HTML लेके आता था और HTML आपके ब्राउजर में शो होती थी। इसी तरीके से वापस आप अबाउट पे क्लिक करते थे, वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती थी, सर्वर उसके बिहाफ पे कोई HTML होती थी सर्वर के पास, वो आपके क्लाइंट पे लेके आता था, यानी आपके ब्राउजर में लेके आता था, और फिर आपको ब्राउजर में अबाउट का पूरा पेज नजर आना स्टार्ट हो जाता था। तो ये थी मल्टी पेज एप्लीकेशंस पहले जो हम यूज करते थे। रिएक्ट को जब हम यूज करते हैं तो वो कितने पेजेस पे एप्लीकेशन बनाता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन हम इसको कहते हैं कि चलो यार रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो फिर हम ये काम कैसे करेंगे कि होम के पेज पे होम खुले, अबाउट के पेज पे अबाउट खुले? ये लिंक्स कैसे हम बना सकते हैं फिर हम? राउटिंग के थ्रू। ई रूटिंग सर। तो सर उसमें एक कंपोनेंट होगा जो हमारा मेन कंपोनेंट होगा जिसको हम रेंडर करते हैं, उसके अंदर हम बाकी कंपोनेंट्स को रेंडर करवाते हैं। सर एक सवाल था जी, सर। जी। सर हम जैसे सर्वर के लिए कोडिंग करते हैं तो उसमें राउटिंग करते हैं ना सर। तो सर रिएक्ट के लिए जो है लाइब्रेरी है राउटिंग, तो सर हम वो क्लाइंट साइड वाली लाइब्रेरी यूज करेंगे राउटिंग के लिए या फिर हम सर्वर पे करेंगे सर? बिल्कुल सही कहा। क्लाइंट साइड ही होगी। हाँ, क्लाइंट साइड। जब से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ही यही है कि सारी राउटिंग जो होगी ना आपकी क्लाइंट साइड के ऊपर होगी। तो इससे फायदा ये होगा कि सर्वर के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं होगा। जो भी आप राउट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि वो उस राउट के ऊपर आपके पास क्लाइंट साइड से ही चले जाएगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट राउट सर। सर जी, जी, जब बोलिए। हम राउट कर रहे हैं, लोड तो हम कर रहे हैं ना, HTML लोड कर रहे हैं ना उसके ऊपर, लेकिन ये फिर क्या फर्क रह गया मल्टी पेज एप्लीकेशन और सिंगल पेज एप्लीकेशन में? जब राउट किया, क्लिक किया तो होम के पेज से जब गया प्रोडक्ट के पेज पे, तो फिर रेंडर तो हुआ ना डॉम ही दोबारा। तो फिर बिल्कुल। तब भी ऐसे होता था कि हम जावास्क्रिप्ट ला के HTML ला के करते थे राउट। तो डिफरेंस क्या है सर इनमें? इसमें डिफरेंस ये है कि देखिए मल्टी पेज एप्लीकेशन में ना जब भी आप किसी भी राउट के ऊपर क्लिक करते थे तो वो सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट लेके जाता था। तो ये मल्टी पेज एप्लीकेशन थी। सर्वर आपको बताता कि अब ये वाला पेज लोड करना है, सर्वर आपको बताता था कि होम के बिहाफ पे ये करना है, अबाउट के बिहाफ पे ये करना है, कॉन्टेक्ट के बिहाफ पे ये करना है। लेकिन जब हम सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करते हैं ना, तो ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती ही नहीं है। मजे की बात ये है, सर्वर पे लोड ही नहीं है। सर्वर पे सिर्फ एक दफा लोड होता है, कब? जब आप लिखते हैं www.yahoo.com। जैसे ही yahoo.com पे जाएगा, ये एक वहां से HTML लेके आएगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और आपके ब्राउजर में आ गई। और जैसे ही आपके ब्राउजर में आई तो समझ लो वो उसने पूरी रिएक्ट चला दी, अगर हम रिएक्ट के केस में सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करते हैं। और सर, उसके फिर बाद सर्वर आप में जब भी कोडिंग भी क्लिक काम करेंगे, होगी। एक मिनट, इसके बाद आप जब भी क्लिक करेंगे किसी भी लिंक पे, लेट्स से होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, अब इसके लिए रिक्वेस्ट अलग से सर्वर पे नहीं जा रही, इसकी रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट साइड से ही हैंडल हो रही है। ये कैसे, ये हम दिखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सर वो जो फाइलें index.js में जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे कंपोनेंट्स फौरन लोड हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। ऐसा ही है सर, एक्चुअली। लेकिन- होगा क्या, वो हम लेकिन जब इससे जो है वो SEO खराब हो जाती है वो कहते हैं, तो वो बिल्कुल SEO खराब को हो- फिर वो हम किस तरह से फिर डिवाइड करेंगे? ठीक है, SEO के लिए अगर आप
अभी हम लॉन्ग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। एसईओ के लिए हमें सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए होती है। यूजिंग रिएक्ट हमें सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए होती है। अब ये क्या है, एक अलग टॉपिक है, फिर हम एसईओ के जब आगे जाके थोड़ा सा देखेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर ये हम कहते हैं कि रिएक्ट फास्ट बहुत ज्यादा फास्ट है, तो सर ये जब एकदम www.yahoo.com में डाटा लेके आ रहा है तो वो फिर फास्ट कैसे रहे, इतनी फास्ट कैसे हो सकता है पॉसिबल ये? दोस्त वो वन टाइम पे डेटा लेके आ रहा है ना आपके पास, वो वन टाइम पे आपके पास डेटा लेके आया और आपके कैशे के अंदर आ गया ब्राउजर के। अब जब भी आप क्लिक कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट आपकी कैशे से हैंडल हो रही है, ना कि सर्वर पे बार बार जा रही है। अगर मैं ये क्लाइंट को जावास्क्रिप्ट रिसोर्सेज होती है कम है actually। तो वो क्रैश नहीं होगा उसका सिस्टम? नहीं नहीं, क्या, सॉरी वापस बोलिए। अगर क्लाइंट के पास कैशे और दूसरे रिसोर्सेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कम है तो उसका ब्राउजर क्रैश नहीं होगा? ना ना ना, ना ब्राउजर पे तो सारी दूसरी वेबसाइट चल रही है, तो ये अनरिस्पॉन्सिव नहीं हो crash जाएगा? होगी। अगर ना ना, हाँ हो अगर लास्ट क्या हो गया क्लाइंट ये, ने बहुत सॉरी ओ चक रहे थल्लो। तो भाई यार ये माइक म्यूट करो यार। माइक म्यूट कर दो यार। अच्छा, अगर क्लाइंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज एक साथ लोड हो जाएंगे, जैसे इंडेक्स में हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए, अबाउट, कांटेक्ट अस, वो सारे तमाम दे दिए, और वो जब क्लाइंट ने लोड किया उसके पास वो तमाम कुछ आ गया। अब उसका कोई पुराना पीसी था, कम रैम थी, और उसकी वो टैब्स भी उसने ज्यादा की हुई थी ओपन, तो उसका वो ब्राउजर जो होगा वो अनरिस्पॉन्सिव नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था। अगर आप खुद सोचें, अगर आपकी, हम कहते हैं कि रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है और हमारे पास लेट से जो हमने राउट्स बनाए हुए हैं वो 100 के करीब राउट्स हैं, थोड़ी देर के लिए ये सोचा, जी तो जी उस केस में तो आप ये कहोगे कि यार ये तो बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि 100 पेज सबसे पहले डाउनलोड भी तो होंगे हमारे पास, ऐसा है? जी, ऐसे ही लग रहा है जी, ऐसा ही लग रहा है ना, ऐसे बिल्कुल, ऐसे ही लेकिन सोच ऐसा रहा था है नहीं। जी। हाँ, मैं यही अच्छा, कह रहा हूँ, ऐसा है नहीं। मैंने इससे पहले एक वर्डिंग यूज की, हम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर लेजी लोडिंग भी यूज करते हैं, याद है? हाँ जी जी हाँ, तो अब लेजी लोडिंग का फायदा ही यही होता है कि अगर मैं स्लैश की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, सबसे पहले स्लैश का डेटा लाके आपके हाथ में दे दिया ताकि आपकी वेबसाइट चल जाए, आपको जो स्पेसिफिक चीजें चाहिए वो मिल गई आपको। इसके बाद वो दूसरी चीजें बैकग्राउंड के ऊपर डाउनलोड कर रहा होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो लेजी लोडिंग जो है वो नेक्स्ट कंपोनेंट सर्वर से लेके आएगा फिर? हाँ, वो नहीं, नेक्स्ट कंपोनेंट सर्वर से लेकर नहीं आएगा, लोड बाद में करेगा। जो जिसकी जरूरत पहले है वो चीज पहले लोड हो गई, और जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज बैकग्राउंड में आराम आराम से लोड होती जा रही है। अच्छा, वो इसकी लोड वजह से हो आपकी रही है। परफॉर्मेंस, हाँ, आपकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगी, वो फास्ट ही रहेगी। अच्छा ठीक है अच्छा, तो वो बैकग्राउंड में किस फॉर्मेट में होगी, किस तरह से होगी वो? दोस्त, जैसे आपके नॉर्मल क्लाइंट पे फॉर्मेट चल रही है जावास्क्रिप्ट मैं आपको बताता हूँ ना, अब मुझे थोड़ा टाइम दें, ना? सॉरी, मैं थोड़ा रिएक्ट पे अच्छा, आऊंगा, और ठीक है, रिएक्ट पे आने ओके। के बाद थोड़ा सा काम होने के बाद है ना, आपको एक बिल्ड बना के दिखाऊंगा कि जब ये बिल्ड बनती है तो ये करता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे मुझे, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते थोड़ा सा। अब मजे की बात यह है, अगर मैं मल्टी पेज एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो हम लोग के पास ब्राउजर के अंदर क्या मिलता है, डॉम मिलता है। डॉम पता है सबको? यस सर। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल सबको पता है? यस सर। अब मुझे ये बताएं कि जब मल्टी पेज एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मल्टी पेज एप्लीकेशन के अंदर ये होता था, जब भी मुझे कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट से ऐड करनी होती थी या डिलीट करनी होती थी या वॉट एवर कुछ भी करना होता था, तो मुझे उसके एक्चुअल डॉम के अंदर काम करना पड़ता था। एक्चुअल डॉम का मतलब वही जो ब्राउजर के अंदर आपको डॉम मिला है। अब उस डॉम में क्या होता था, काम करना थोड़ा स्लो हो जाता था, क्योंकि वो पूरे डॉम को आइटरेट करता था। जबकि सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर जो हमें डॉम मिलता है वो किसका डॉम मिल रहा है, रिएक्ट का। और रिएक्ट का डॉम जो होता है वो एक्चुअली जो होता है उसको हम, इस वाले डॉम को क्या कहते हैं, किसी को पता है? वर्चुअल डोम। बिल्कुल जबरदस्त, वर्चुअल डॉम। अब डॉम में और वर्चुअल डॉम में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? वर्चुअल डोम वर्चुअल तो एक और लेयर ऐड हो गई ना, तो उसमें पहले वो जो कुछ भी काम हो रहा होगा फाइनल करने पे वो रियल डॉम में जाके वो सर्वर पे या जहाँ पे भी वो अपडेट करता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन असल में एक लेयर और ऐड हो जाने से सिस्टम फास्ट कैसे हो गया? वो तो चलें कह लिया, ये जो नई लेयर ऐड हुई है वर्चुअल डॉम की, ये इमीडिएट मेमोरी में। अब देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले जो मुझे काम करना पड़ता था वो डॉम के अंदर काम करना पड़ता था, जो ब्राउजर का एक्चुअल डॉम होता था। तो डॉम के अंदर एक्चुअल जो काम करना था ना वो काफी हैवी था।
अगर मुझे एक ही वक्त में 3-4 काम करना, कोई लाइक पे क्लिक कर दे, कोई कमेंट कर दे, कोई क्या कर दे, कोई क्या कर दे, तो डेफिनेटली अगर मैं एक्चुअल डॉम के अंदर उसको मैनिपुलेशन कर रहा हूँ ना, तो कम टाइम, क्योंकि ब्राउजर के अंदर मैनिपुलेट करना थोड़ा सा हैवी टास्क है। अब वर्चुअल डॉम का क्या फायदा है? हमने एक ब्राउजर का डॉम लिया, हमने कह दिया कि यार ये एक डिव है, इस डिव के अंदर आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन चलानी है, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब ये सुनिएगा आप। अब ये क्या करता है, अब रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब रिएक्ट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हमने बना के काम किया हुआ है ना, वो रिएक्ट के वर्चुअल डॉम के अंदर मौजूद है। अब फायदा ये है कि ये सारी चीजें ऑन मेमोरी है। ऑन मेमोरी हम जितना भी काम करते हैं ना, तो सारा वर्चुअल डॉम के अंदर काम करते हैं, और जब इसको राइट करना होता है एक्चुअल डॉम में, तो उसको पता है कि मुझे कौन सा पार्ट रीराइट करना है और कौन सी चीजों को ही सिर्फ मतलब मैनिपुलेट करना है, खत्म। अब वो डॉम को पूरा नहीं छेड़ता, वो स्पेसिफिक एक दफा डॉम के अंदर रेंडर हो चुका है ना, अब वो स्पेसिफिक अपने पार्ट को ही, जो भी उसके साथ चीजें चेंज हो रही हैं या वॉट एवर जो भी हो रहा है, वो स्पेसिफिक उस पार्ट को करेगा, ना कि पूरे डॉम को छेड़े। पूरे डॉम को छेड़ेगा तो आपकी एप्लीकेशन हैवी होना स्टार्ट हो जाएगी। वर्चुअल डॉम का फायदा यही है, जितना हमने काम किया हुआ रिएक्ट के कंपोनेंट में काम किया, और वो उसके वर्चुअल डॉम के अंदर मौजूद है। जो वर्चुअल डॉम जब कंप्लीट हो जाता है, तो वो वापस से एक्चुअल डॉम को बताता है कि यार मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे ये चीजें मैंने चेंज की, इसको चेंज कर दे बस। तो इससे आपके पास फास्ट हो गया ये काम। अब कैसे, ये भी अभी जब मैं कोड आपके पास एक दफा दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी 2 मिनट और रुक जाए। अच्छा, अब मजे की बात है, जब हम रिएक्ट यूज करते हैं, तो रिएक्ट के अंदर एक फॉर्मेट हम यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं? किसका बात है? JSX। अब मुझे ये बताएं JSX क्या है एक्चुअली? जावास्क्रिप्ट XML सर। इन सिंपल वर्ड्स में तो आपको बताऊं, HTML है। मिक्स करें XM और HTML और जावास्क्रिप्ट को। HTML की तरह लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। JSX का मतलब एक्चुअली ये है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, कि JSX को यूज करते हुए मैं अपनी एक ही फाइल के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चीजें यूज कर सकता हूँ। अगर मैं अभी आपको थोड़ी देर के लिए कहूँ कि मुझे HTML यूज करनी है, तो आप उसके लिए कौन सी फाइल यूज करते हैं? .html, .html। CSS के लिए .css, .css, जावास्क्रिप्ट के लिए .js, ऐसे ही है ना? .js। लेकिन JSX की मदद से समझने आप थोड़ी देर के लिए, JSX के फॉर्मेट की मदद से आपके पास ये कंट्रोल मिल गया कि आप एक ही जावास्क्रिप्ट या JSX फॉर्मेट, जावास्क्रिप्ट की फाइल में JSX फॉर्मेट हम यूज करते हुए हम तीनों काम एक ही फाइल में कर सकते हैं। हम स्टाइलिंग भी लिख सकते हैं अपनी, CSS भी, हम अपनी HTML भी लिख सकते हैं, और हम अपनी जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? वो अभी हम जब रिएक्ट स्टार्ट करते हैं काइंडली माइक म्यूट करवा दें। तो JX और JSX में क्या फर्क हो जाता है फिर? JS का मतलब तो जावास्क्रिप्ट है ना, नहीं, JSX हाँ जी, वो जो तो आपका दूसरी एक उसमें फॉर्मेट बनती है है। रिएक्ट में, मेरे ख्याल में उसमें HTML नहीं कंबाइन कर सकते। एग्जैक्टली। JX शायद होती है, ये JS है। JSX के अंदर हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। अगर मुझे HTML लिखनी है तो आपको पता है ना, स्ट्रिंग में HTML लिखता हूँ और फिर उसको हाँ जी, एम्बेड बिल्कुल। करवाता था। लेकिन JSX के अंदर हम एक्चुअल HTML लिखेंगे। कैसे, देखते हैं इंशाल्लाह। अब देखिए, हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो अब मैंने कहा था ना पहले कि अब हम जिस भी लैंग्वेज पे काम करते हैं, हमें उसको उस हिसाब से सोचना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे कोई काम करना है, तो मुझे जावास्क्रिप्ट के बारे में पता है, मैं जावास्क्रिप्ट के हिसाब से सोचूंगा कि यार इस एप्लीकेशन को जावास्क्रिप्ट के हिसाब से कैसे बनाऊं। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सोचिए, आप रिएक्ट की बात करें तो आपको रिएक्टिव माइंड से सोचना है कि रिएक्ट के अंदर अगर मुझे ये काम करना होगा तो मैं कैसे करूंगा। रिएक्ट के अंदर आपको पता है कि हम लोग काम करते हैं कौन सा, कंपोनेंट बेस्ड। क्या आपको पता है कि एक एप्लीकेशन के अंदर ऑलमोस्ट 8 चीजें होती हैं? हेडर होता है आपका, साइड बार होता है, आर्टिकल होता है, और हेडिंग होती है। ठीक है ना? तो ये देखिए, अगर मैं इसको रिएक्ट के हिसाब से सोचूं, तो ये रिएक्ट के अंदर मैंने एक इसको अपना सोचा कि यार ये सामने एक मेरे पास पेज मौजूद है, इसमें जो हेडर होगा उसको मैं एक कंपोनेंट बना लूंगा, साइड बार होगा इसको एक कंपोनेंट बना लूंगा, हेडिंग्स होंगी इसको एक कंपोनेंट बना के, और उसका जो डिटेल या टेक्स्ट होगा उसको एक कंपोनेंट बना लूंगा। अब मुझे ये थोड़ी देर के लिए बताएं, थोड़ी देर के लिए, ठीक है? मैं खुलता हूँ दराज पी के, तो बल्कि दराज पी के मुझे लग रहा है कि चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे ये सोचना हो कि इसको कंपोनेंट बेस कैसे तोड़ूं, क्या कोई बताएगा मुझे? सर पहले नैव बार ले लें, वो एक कंपोनेंट है।
उसके बाद ये जो नीचे टैब्स बने हुए ट्रांसमॉल ईमोट, ये एक अलग से कंपोनेंट बन जाएगा पूरा। और ये तो फ्लैश ये सेल का एक मिनट अलग। एक मिनट, ये जो कंपोनेंट बनेगा तो ये पूरा एक कंपोनेंट बनेगा, ऐसा कह रहे हैं? जी सर। ठीक और है उसके फिर ठीक सब है, कंपोनेंट होंगे। हाँ यही और यही सवाल था। ठीक है ठीक और है। एक ये फिर ऐसे फ्लैश सेल कलेक्शंस अलग अलग, जो टैब्स वगैरह बनाए हुए हैं ये ऐसे होंगे। अब देखिए इसको कंपोनेंट में मैं तोड़ के बताता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि यार ये जो पूरा सर्च बार है ना, मैं इसको भी एक कंपोनेंट कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी पेज में आए किसी पेज में नजर ना आए, तो ये भी इसको हैंडलिंग करने के लिए मैंने इसको कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, ये नेम बार जो आ रही है ऊपर टॉप वाली, इसको एक कंपोनेंट बना लिया। अब ये जो आपके पास टैब्स बने हुए हैं, इस टैब को सिर्फ एक कंपोनेंट बनाऊंगा, लेग से एक दफा ये कंपोनेंट बनाया, अब इस कंपोनेंट को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, ये इसका फायदा है। अब देखिए यही एक कंपोनेंट मैंने इधर भी यूज किया, यही कंपोनेंट मैंने इधर भी यूज किया, यही कंपोनेंट इधर भी, यही कंपोनेंट इधर भी। तो इसमें फिर डाटा कितना आएगा? ठीक है, और ये देखें ये है हमारे पास आइटम्स, ऐसा ही है ना, ये आइटम्स है ना। मैंने एक आइटम का कंपोनेंट बना लिया, लेट से ये वाला एक कंपोनेंट बना लिया कि भाई इसके अंदर मैं तस्वीर दूंगा, कोई टैग्स दूंगा और प्राइस दूंगा, तो ये कंपोनेंट है मेरा। अब एक दफा कंपोनेंट बनाऊंगा, अब इसको मैं जितनी दफा चाहूं उसको यूज कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे कितनी दफा यूज कर सकता हूँ, 1 2 3 4, अनलिमिटेड टाइम। आप जितनी दफा, कंपोनेंट एक ही बनेगा। अगर आप गौर से देखें तो इसका फॉर्मेट एक ही है, एक इमेज है, नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड देन कोई प्राइस है। तो इसका फायदा क्या हुआ कि सिर्फ ये वाला एक बॉक्स सिंपल सा, ये मैंने एक अपना एक कंपोनेंट बनाया एंड गुड, चलो भाई कंपोनेंट रेडी हो गया। अब मजे की बात है, अब इसको मैं कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट दूं और कोई भी प्राइस दूं, ये उस सर ये तो एक तरह की सीएसएस की क्लास हो गई ना? नहीं क्लास नहीं होगी, कंपोनेंट वाइज। अभी हमें कंपोनेंट सोचना, सीएसएस नहीं सोचना। सर ये हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप हर आइटम का ये फॉर एग्जांपल अगर कार्ड बनाते हैं, तो उसमें आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि आपने हर कार्ड पे जाके हर कार्ड का टाइटल भी चेंज करें और आप प्राइस भी चेंज करें। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे ना, एफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि आप फिर पूरा दिन लगा देंगे एक एक प्रोडक्ट को चेंज करने में, क्योंकि दराज के पास तो कोई लाख प्रोडक्ट्स होंगे। तो अगर कोई एपीआई आपके पास हो जिसमें डेटा अवेलेबल हो, तो उस एपीआई को हम कैसे यूज करेंगे कि हर कार्ड में। मुझे 1 मिनट देंगे? देखें अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टेस्ट रिजवान साहब काइंडली माइक म्यूट कर लें, ये पता नहीं मेरे पास ही आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है कि सबके पास आ रहा है। यार प्लीज माइक म्यूट कर दें, क्योंकि मेरे साथ अभी कोई बैठा हुआ नहीं है, वरना मैं सबके माइक एक साथ ही म्यूट कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो अब जो अपना माइक अनम्यूट करना चाहे वो आराम से कीजिएगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, लेट्स से आईडी 1 2 3। ठीक है, अभी आप लोगों के इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कंपोनेंट बेस्ड सोचने के लिए। ठीक है, अभी प्रोडक्ट की बात थी ना, सॉरी यहाँ पे हम कह देते हैं प्रोडक्ट्स इन सिंपल वर्ड्स। प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी? इमेज देखी, और क्या देखा था हमने? टाइटल, प्राइस था, हाँ सॉरी डिस्क्रिप्शन उसकी, और डिस्क्रिप्शन एंड देन उसकी लेट्स से प्राइस, ये $10। अब मुझे ये बताएं कि एक मुझे अगर कार्ड बनाना होता है तो क्या करता हूं मैं यूजुअली? ये ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आपके पास क्या होगा? एक बॉक्स होगा, ऐसे ही है ना, ये उसका इमेज होगा। हाँ एक, अब हम कहते हैं इसको टेब होगा, जरा कंपोनेंट कहते हैं। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। एक कंपोनेंट, अभी ये ऐसे कंपोनेंट बनेगा नहीं, वैसे मैं फिर भी ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये कंपोनेंट हम बना रहे हैं ड्रिव, जो कि हम कहते हैं ये एक लेट से कोई आपके पास स्टाइलिंग लगी हुई होगी कार्ड की, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ। फिर हम कहते हैं कि यार एक और डिव होगा जिसके अंदर हम देते हैं इमेज एंड देन उसकी डिस्क्रिप्शन, और फिर लास्ट में एक और डिव मार दें या डायरेक्ट स्पैन दे के आप प्राइस भी बता सकते हैं। जैसा आपका स्ट्रक्चर होगा, सबके अपने अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं तो कोई टेंशन नहीं, जैसा आपका स्ट्रक्चर हो। तो ये प्राइस। तो अब मुझे बताइए मैंने कितने कंपोनेंट बनाए? ये एक ही बनाया, लेकिन आप डेटाबेस से ले लेंगे ना, इस पे कोई वो लगा देंगे लूप वगैरह। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे आपने कहा था दराज के पास हजारों प्रोडक्ट हैं,
अब भाई 2000 आ जाए या 3000 आ जाए, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फॉर्मेट सेम है, ये कंपोनेंट बना हुआ है, एक लूप लगाऊंगा, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच पड़ा हुआ है ना, जी, लेकिन ये यही काम हम सिंपल जावास्क्रिप्ट और कर सीएसएस में सकते भी हैं। कर सकते हैं। इसमें हमें क्या बेनिफिट हुआ? नहीं, सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कंपोनेंट को दूसरे, अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना तो आपको कॉपी करके लेके जाना पड़ेगा ना। नहीं, मैंने तो इसी तरह से सिंपल एक क्लास बनाई और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखूंगा उसमें सिर्फ मैंने डेटाबेस से वो डेटा रिट्रीव करना है और उसमें सिर्फ पुट करते जाना है। सिर्फ चंद लाइन का कोड होगा, वो तमाम उसमें पुट कर लेकिन देगा। फिर बात वही आगे खड़ी हुई है ना, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है ना आपकी अभी भी। सारी अच्छा, चीजें हर पेज पे आपके पास, हर पेज पे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, लोड होता है, फिर आता है वापस वो जावास्क्रिप्ट दोबारा। अच्छा एक और चीज बताएं, मल्टी पेज एप्लीकेशन के अंदर पहले बात कर लेते हैं, ये कंपोनेंट वाला समझ में आया आपको? अब देखिए ये फायदा है कि एक कंपोनेंट बनाया, अब इसको मैं बार बार रीयूज कर सकता हूँ। सर कंपोनेंट के रिलेटेड एक सवाल था सर। जी जी बोलिए। सर देखिए, जब हम दराज पे, अमेजोन पे, किसी पे भी जाके हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो हम एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं। सर हम अपनी जब प्रोडक्ट उस पे अपलोड करते हैं इनके उसकी डिस्क्रिप्शन, तो सर वो क्या बैकएंड पे जाके पूरा कंपोनेंट बना रहा होता है कि वो क्या यूज कर रहा होता है उसके ना अंदर? ना 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 ना, देखें एक्चुअली हुआ क्या, अब ये समझिए आपका डैशबोर्ड है, थोड़ी देर के लिए ये सोच लो, आपके पास एक एक्सेस पड़ा हुआ है कि यार आप अपनी प्रोडक्ट ऐड करो, आप गए यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट ऐड की, आप जब प्रोडक्ट ऐड करोगे तो क्या होगा मुझे ये बताओ, ये वाला ऑब्जेक्ट किस पे सेव होगा? ये समझ लें ये सर्वर के ऊपर डेटाबेस में ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आप एक प्रोडक्ट बनाई और क्रिएट होके ये वाले प्रोडक्ट कहाँ पे सेव हो जाएगी? डेटाबेस यहाँ यहाँ पे आ जाएगी डेटाबेस में। सर वो तो आ जाएगी, लेकिन ये है कि हमारी प्रोडक्ट ही अलग है, मतलब मिसाल के तौर पे अब मतलब मैं कोई अलग चीज बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेना कि मोबाइल की एक ई कॉमर्स शॉप है, मैं सर उसमें जाके टिश्यू पेपर का डिब्बा अंदर बेच रहा हूँ साथ कम्प्लीमेंट्री। तो सर वो जब मैं बनाऊँ तो टिश्यू पे एक नया कंपोनेंट जनरेट करेगा बैक एंड पे जाके कि वो भी डेटाबेस में फेंक देगा जाके। नहीं ना, देखें अब ये आपने केस बिल्कुल ही डिफरेंट बताया। अभी मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये समझ लें आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं ये दराज की कोई दूसरी आइटम्स हैं, और ये जो आपने ऐड किया ये मोबाइल ऐड किया हुआ आपने, ठीक है, अपना मोबाइल का प्रोडक्ट ऐड किया, ठीक हो गया। ठीक है, यही वाला सवाल है ना। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं दराज पे भी देखता हूँ तो ये देखें तीनों चारों प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, ये किसी और से रिलेटेड है, ये जिम से रिलेटेड है, या आपकी डोर से रिलेटेड है, इसकी टाइप कोई भी हो, लेकिन देखो दिखाने का तरीका एक ही है, ये सोचे आप। अब यहाँ पे इसकी जगह मैं मोबाइल फोन डाल सकता हूँ, मोबाइल फोन की तस्वीर आपने यहाँ डाली, यहाँ पे मोबाइल फोन की डिस्क्रिप्शन आपने डाली, और यहाँ पे आपने मोबाइल फोन की प्राइस डाल दी। दिखाने का तरीका तो एक ही है ना आपका, प्रोडक्ट कोई भी हो, एक्स वाई जेड, मैं तो कह रहा हूँ सर्फ हो, डिटर्जेंट हो, कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, दिखाने का तरीका आपका सेम ही है। अब अगर सर्फ भी होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे सर्फ की तस्वीर डालोगे, यहाँ पे सर्फ की डिस्क्रिप्शन लिखोगे और यहाँ पे प्राइस लिखोगे, यही होता है ना। अगर मैं दराज की भी बात करता हूँ तो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप गौर से देखें तो ये देखें एक ही फॉर्मेट में चल रहे हैं, ये टाइप्स अलग अलग हैं, भले मोबाइल है, ये जैकेट है, या वॉट एवर कुछ भी है, लेकिन इसकी टाइप्स भले अलग है, लेकिन दिखाने का तरीका एक ही है। तस्वीर आ रही है, तस्वीर के नीचे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के नीचे प्राइस। हाँ, अब आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि अगर कोई मोबाइल पे करे तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मोबाइल दिखाओ, और लेकिन अगर मोबाइल दिखाओगे तो भी उसका तरीका तो यही होगा ना इसका, यहाँ पे मोबाइल्स की तस्वीर आ रही होंगी, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे प्राइस। तो आपको ये आपके डिजाइन के अंदर मौजूद है कि आपको आइटम या प्रोडक्ट इसी तरीके से दिखाना है, तो आपको सिर्फ जिंदगी में एक दफा उस स्टाइल को मेंटेन करना है, और उस कंपोनेंट को मेंटेन करना है, और उस कंपोनेंट को जहां चाहे आप यूज कर सकते हैं। इसका फायदा यही है, डायनामिक है कि आप इसको जो चीज प्रोवाइड करोगे वो शो कर रहा है। अब इमेज इसमें डिटर्जेंट की हो, मोबाइल की हो, व्हाटएवर किसी की भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं कंपोनेंट को। सर मैं ये समझाऊं अभी तक, अगर सर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि कोई भी हमने एक कंपोनेंट का डिजाइन डिफाइन कर लिया कि ये आईडी होगी, ये इसका इमेज होगा और ये डिस्क्रिप्शन होगी। अब हम जो भी नई एज ए डैशबोर्ड से प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये जो आपने लिखा आईडी 1 2 3 यूआरएल लिखा हुआ है, ये सारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा, और जब हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी बंदा रिक्वेस्ट करता है तो वो उसको प्रोडक्ट का यूआरएल के से एचआरएफ करके दिखा देगा। ये क्या सर? ऐसा ही है बिल्कुल, ये देखिए ना यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो इसने यही किया हुआ है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें इसने इमेज में भी तो यही यूज किया हुआ है, आप गौर से देखें, ये सोर्स यूज किया हुआ है ना, इसने इमेज के अंदर सोर्स यूज किया हुआ है, ये देखें ग्लोबल है,
ग्लोबल है जब भी तो आप देख सकते हैं, ये देखिए image। ऐसे ही होता है, इमेज कोई भी हो उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको आप लिंक देंगे या डायरेक्ट इमेज देंगे, वॉट एवर कुछ भी, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना कंपोनेंट खुद आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको यूआरएल देना है या मुझे इसको सिस्टम में से कहीं जाके फाइल देनी है, ये सारी चीजें आपको पता है। इसको अभी और तोड़ते हैं ना, मजीद तोड़ते हैं। अभी आप देखें, हम वापस से चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। सर एक बात पूछ रही हूँ। जी जी बोलिए। ये पिछली क्लास में तो हम नोड जेएस नहीं कर रहे थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे नहीं पता कुछ। मुझे पता था कि रिएक्ट स्टार्ट हो चुकी है तो मैं रिएक्ट को लेके चल रहा हूँ। सर वो नोड.js से बताया था क्रिएट रिएक्ट ऐप कैसे बनाते हैं। हाँ अभी मैं उस पर आया नहीं हूँ, अभी मैं आपको रिएक्ट का वो बता दिए सर ने। बता दिया बस, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अभी रुकिए। अब देखिए ये दूसरी एप्लीकेशन है। पहले हमने ई कॉमर्स की एप्लीकेशन देखी, उससे पहले हमने एक नॉर्मल वेबसाइट देखी जो आपके पास स्टैटिक वेबसाइट होती है, उसको अगर मुझे रिएक्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे सोचूंगा मैं। अब देखिए टू डू की एप्लीकेशन, ये आप 2 मिनट के लिए तस्वीर खुद अपने हिसाब से देखें और मुझे बताएं कि क्या ये जो भी लिखा हो ये कहाँ पे कंपोनेंट है, कहाँ पे क्या है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। पहले आप खुद तसल्ली से देख ले थोड़ी देर के लिए सुकून से। ये टू डू की एप्लीकेशन, इसको जूम कर दूं थोड़ा सा, आप कहते हैं तो कर देते यार, ये बड़े मसले होते हैं। जी भाई अब ये देखें, थोड़ा सा जूम कर दिया तो अब थोड़ा सा बेहतर नजर आएगा आपको। ये समझ लें आपके पास एक टू डू की एप्लीकेशन है, आपको अब ये टू डू की एप्लीकेशन रिएक्ट में बनानी है, तो आपको देख के क्या सोचना है कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? ये एक सर्च का है और एक टोटल जिसका जिसमें ये फिल्म इंट्रोडक्शन सही है, वीडियो और इसके बाद लास्ट में जो है ये ऐड टू डू का। ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा कि 3 नहीं 4 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे? सर वो जो एक टू डू का अब जो टास्क वो तो हम फिर मजीद फर्दर जो हैं सब कंपोनेंट्स तो बना सकते हैं फिर। हाँ मतलब यही सर वो सोचना है चाइल्ड हमें। कंपोनेंट है उसका। वो चाइल्ड कंपोनेंट उसे कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अब वो आप देखें, जितना भी बनाना चाहे बना हाँ सकते अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, ये देखिए। ये अगर ये कंपोनेंट बना हुआ सर्च का, क्लाइंट मुझे कहता है कि यार मुझे ऊपर भी सर्च चाहिए और नीचे भी, तो क्या मेरे लिए आसान नहीं हो गई कि अगर कंपोनेंट बनाया हुआ तो मैं उसको या तो ऊपर प्लेस कर दूं या नीचे प्लेस कर दूं? जी सर। ऐसे ही है ना। ये टू डू है, टू डू भी एक क्लाइंट कहता है मुझे इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, ऊपर भी चाहिए, राइट पे भी चाहिए, लेफ्ट पे भी चाहिए, तो बहुत आसान है। इसका फायदा यही है कि कंपोनेंट बना हुआ है। अब इस कंपोनेंट को मैं 10 दफा यूज करूं या 20 दफा यूज करूं, बनाना सिर्फ एक दफा है, उसके बाद सिर्फ इस कंपोनेंट को यूज करना है। अब यूज करना किस तरह होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कंपोनेंट हो गया, ये लाइफ साइकिल सभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ा सा हमारे पास डेटा जमा हो गया, अब हम किस पे काम करते हैं, थोड़ी सी रियल एक एप्लीकेशन रन करके देखते हैं, क्या ख्याल है? हाँ जी सही है, बहुत अच्छा किया। टेस्टिंग के लिए करते हैं। रिएक्ट डैश डेमो, ठीक है। मैं चलता हूँ इस डेमो की क्लास में। ओह सॉरी, ये आप लोगों को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। ये है क्या वैसे? वो तो ठीक है, आपकी बात है, हम नहीं करेंगे जिंदगी में, लेकिन ये कि है क्या तो ये तो बता दें। मैं बता देता हूँ, अभी देखें, चले मैं बता देता हूँ। मेरे पास अभी नोट का कौन सा वर्जन मौजूद है? 11.15। चाहिए, क्लियर है सबको? ठीक है। अब मैं जाता हूँ रिएक्ट के डेमो के अंदर, ठीक है। अब रिएक्ट के डेमो के अंदर मेरे पास नोड -v, अब कौन सा वर्जन मौजूद है? 14.15। जादू है? जी सर। नहीं जादू नहीं है। वो सर आपने डिक्लेयर किया ना कि 14 वर्जन यूज करना है इसमें। बिल्कुल, हमारे पास एक है नोट के लिए NVM। NVM एक्चुअली करता क्या पता है आपको? नोड वर्जन मैनेज करते हैं। नोड वर्जन मैनेजर है। तो मजे की बात यह है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर हो सकता है आपके पास कोई पुरानी एप्लीकेशन हो जो नोड का पुराना वर्जन यूज करती हो और आपके सिस्टम में लेटेस्ट नोड का वर्जन मौजूद है, तो वो एप्लीकेशन चलती नहीं है कभी कभार। उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो इसके लिए अच्छा नहीं है कि अगर आपको पता हो कि यार ये अगर लेट्स से ये 10 नोड जेएस पे बनी हुई है तो मैं अपने सिस्टम में नोड जेएस 10 कर दूं तो वो उस पर चल जाए। तो ये यही वाला काम है, एनवीएम यही करता है। अब देखिए मेरे पास इस फोल्डर के अंदर मुझे लेटेस्ट चाहिए था तो मैं लेटेस्ट पे आ गया,
और इस फोल्डर के बाद सर आप तो देखिए इसके 11 चल हवाले से सवाल है, वो ये है कि सर अगर एनवीएम आपने अगर एनवीएम चेंज करना हो तो आपको याद नहीं है कि आपकी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो किस वर्जन पे चल रही है, तो आप कैसे ये पता कर सकते मैं हैं कि जो बताता हूँ। एप्लीकेशन ये देखिए, मैं हमेशा एक फाइल बनाता हूँ, इसका नाम होता है .nvm.rc। ठीक है, .nvm.rc के अंदर आप अपना वर्जन बता देते हो कि यार इस फोल्डर के अंदर मुझे कौन सा वर्जन यूज करना है। तो अब देखें, ये इसका फायदा है कि आप जैसे ही इस फोल्डर में गए, इसने ऑटोमेटिक कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया था। आपके सामने मैंने ये सिर्फ एक .nvm.rc की फाइल बनाई और इसके अंदर वर्जन बता दिया, यार मुझे 14 वर्जन पे जाना। तो इसने क्या किया, देखिए जैसे ही मैं इस फोल्डर पे आया हूँ, इसने देखिए नोट का वर्जन चेंज कर दिया। क्या लिखा आ रहा है, नाउ यूजिंग नोट 14.15.4। ठीक है, सर तो ये जो है वो आपके डाउनलोड होने के बाद ये आपने बनाया है फाइल, तो इसलिए ये पिछले वर्जन पे गया है या डाउनलोड होने से पहले ये फाइल बनानी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मैं देखें ये फाइल उड़ा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ये देखिए मैंने फाइल उड़ाई, ठीक है, ये फाइल उड़ गई। अब मैं इस फोल्डर से बाहर निकलता हूँ ताकि वापस से पुराने वर्जन पे, ये देखें उसने चेंज कर दिया। जैसे ही मैं इस फोल्डर से बाहर निकला, उसको पता है कि मेरे सिस्टम के अंदर ग्लोबल वर्जन मेरे जो कौन सा सेट यूज किया हुआ है। मैंने अपने सिस्टम के अंदर ग्लोबल वर्जन क्या यूज किया हुआ है, 11 वाला। ठीक है, तो अब मैं किसी भी फोल्डर पे चले जाऊंगा ना, तो मेरे पास यही नजर आएगा 11। अब देखे, अब मैं रिएक्ट के डेमो के फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, इसके अंदर आरवीएम की फाइल नहीं है। ठीक है, ये देखिए इससे कुछ चेंज नहीं किया। अगर मैं भी अभी भी इसके अंदर जाके देखूंगा तो क्या नजर आएगा, 11.15। बिल्कुल 11 पॉइंट नजर आएगा। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि यार मुझे है ना nvm.rc की फाइल बनानी है और इसके अंदर कौन सा वर्जन यूज करना है, v14। बस अब एक दफा इस फोल्डर से आप बाहर निकलेंगे, ताकि वापस जब इस फोल्डर में हम लोग जाएंगे तो ये जो भी उसके अंदर आरवीएम की फाइल वो देखता है, आरवीएम आरसी की फाइल उसको मिली और जो वर्जन आपने उसमें डिफाइन किया उस वर्जन को वो यूज करना स्टार्ट कर देता है। देखिए जैसे ही मैं उस फोल्डर से बाहर निकला और वापस इस फोल्डर के अंदर गया हूँ, तो इसको ये वाली फाइल मिल गई nvm.rc, और जैसे ही इसको nvm.rc फाइल मिली और जो मैंने इसको वर्जन बताया था वो उस वर्जन पे लेके आया। सर ये रूट फोल्डर में डिफाइन करनी है फाइल? हाँ, रूट फोल्डर में डिफाइन करते हैं, ताकि आपके पास सबसे अच्छी बात ये कि किसी और डेवलपर के पास भी ये जाएगा तो उसको पता है कि यार ये कौन से नोड मॉड्यूल के ऊपर चल रहा है। क्योंकि अभी आप यूज कर रहे हैं आपके सिस्टम में लेट से 14 है, ठीक है, आपने एप्लीकेशन बना ली। अब आपके पास उस एप्लीकेशन में लेट से आता है काम 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद, आपने अपने सिस्टम के अंदर नोड का अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल कर लिया। अब आपको क्या याद होगा कि मैंने क्या ये वाली एप्लीकेशन में कौन सा नोड का वर्जन यूज किया था? नो, कभी भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं रहता। तो इसीलिए ये वाली फाइल में हमेशा बना के रख देता हूँ उसके अंदर। इससे फायदा ये ले जाएगा हमारा वर्जन। हाँ, अब मुझे पता है कि इस फोल्डर के अंदर मैंने ये वाला वर्जन यूज किया था और ये प्रोजेक्ट इस वाले नोड के इस वर्जन से बना हुआ है, तो मुझे टेंशन नहीं है। मैं अपना वर्जन चेंज करता हूँ, इस पे आता हूँ और काम स्टार्ट। सर जेसन में मेंशन नहीं पैकेज होता डॉट सर ये? जेसन का मतलब काम भी तो यही होता है ना कि वो नोड का वर्जन, मतलब बाकी सारे जो पैकेजेस वगैरह यूज मैं करें अभी उसका अभी वर्जन। बता जी देता हूँ, npm इंस्टॉल भी तो करते हैं, वो तो डिपेंडेंसीज ले आता है सारी। बता सही देता बोल हूँ, रहे अभी हैं। उसके ऊपर आ रहा हूँ तो अभी उसको भी बताते हैं। ठीक है, चले, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताएं कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? npx क्रिएट। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुझे कहाँ से पता चलेगा? सर ये सर ये npm और npx में क्या फर्क है? मैं बता देता हूँ। सर ये नोट के साथ ही npm आता है नोड ना पैकेज npx। मैनेजर है, ठीक है, और ये क्या है, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। यानी अगर आपके सिस्टम के अंदर ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो ये क्या करेगा, नेट पे जाएगा, वहां पे देखेगा क्या ये वाला पैकेज मौजूद है, इस पैकेज को आपके सिस्टम में खुद ही डाउनलोड करके और उसको यूज भी कर लेगा। आपके सिस्टम में यूज करने के लिए डाउनलोड करेगा फिर गायब कर देगा। तो इससे फायदा ये हो गया कि अगर आपके सिस्टम के अंदर आपको इंस्टॉल नहीं करना कोई चीज, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं इसको। वरना तो ये क्या CLI है, इसको कहते हैं CLI। CLI का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, बिल्कुल। तो CLI की मदद से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ना। तो ये एक रिएक्ट की CLI मौजूद है जिसका नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ये CLI में हम बता रहे हैं कि एप्लीकेशन का नाम देंगे तो CLI का मतलब ये है कि जब इसको नाम मिलता है तो ये एक एप्लीकेशन क्रिएट करके हमारे पास फोल्डर बना देता है। ये CLI का काम है, सिंपल सा। अभी थोड़ी देर के लिए ये देखें। वरना क्या होगा, दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं npx यूज ना करूँ तो, npx यूज नहीं करूंगा तो इसको मुझे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा।
इसको मुझे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर जाके मैं इस कमांड को यूज कर सकता हूँ। सर फिर ग्लोबल इंस्टॉल करना पड़ेगा ना इसको? बिल्कुल ग्लोबल इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप कहीं भी रह के इसको यूज कर सके ना। ठीक है, तो चले अभी npx से ही करते हैं जैसे इसके अंदर मौजूद है। सर ये एनपीएम और यार्न में क्या फर्क है? npm जो है वो नोड मॉड्यूल्स के से रिलेटेड है, मतलब नोड मॉड्यूल जिसने बनाया हुआ था उनका ही नोड पैकेज मैनेजर है। और यार्न जो बनाया हुआ है वो फेसबुक वालों ने अपना पैकेज मैनेजर बनाया हुआ है। यार्न का फायदा ये होता है कि नोड में ये होता है कि जब भी आप npm आई करते हैं ना वो इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट में जाएगा, वो पैकेजेस डाउनलोड करेगा आपके सिस्टम में एंड देन यू कैन यूज इट। बट यार्न का फायदा ये है कि अगर वो पैकेज आपके सिस्टम के अंदर कैशे में मौजूद है, यानी एक दफा आपके सिस्टम में यार्न की मदद से इंस्टॉल हो चुका है, तो वो वापस इंटरनेट पे नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, वो कैशे से यूज कर लेगा। लेट्स से अगर थोड़ी देर के लिए अगर आपका इंटरनेट बंद भी होगा ना, तो कैशे के अंदर अगर मौजूद है तो वो वहीं से फौरन उठा के इंस्टॉल कर देगा, आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका बहुत अच्छा फायदा है। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, इसमें यार्न वीएस कोड के अंदर के जो टर्मिनल है उस पर नहीं वर्क करता, उस पर तो वर्क करता है जो ग्लोबल वीएस कोड पे ही तो यार्न चल रहा है सब। लेकिन यार्न को भी आपको ग्लोबल एक फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना पड़ता है npm। हाँ बिल्कुल, npm i-g ठीक। लेकिन उस पे जो इसका विंडो का टर्मिनल है उस पे तो करता है, मैंने उस पे यूज किया हुआ है, यानी यार्न स्टार्ट करता हूँ मैं उस पे वर्क करता है, लेकिन इस पे करता हूँ वीएस कोड वाले पे तो करता ही नहीं है। तो भाई शायद वो विंडोज के अंदर ना पाथ के भी इश्यूज होते हैं, माइट भी ये पॉसिबिलिटी हो। खैर जिसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है। अब देखें रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई, अब ये क्या कह रहा है कि सीडी करके माई ऐप में जाओ और यार्न स्टार्ट कर दो। यार्न स्टार्ट, या तो दूसरे केस में हम क्या कहेंगे npm स्टार्ट। ठीक है, दोनों चीजों से आपकी प्रोजेक्ट चल जाता है, यार्न से भी चलता है और npm से भी। चलें, अब आप लोगों का सवाल ये था कि यार पैकेज जैसे भी तो मौजूद है, फिर मैं नोड के लिए मैं nvm क्यों यूज करूं? तो यार जवाब ये है कि अगर आप नोड ये पैकेज जैसे देखें ना, ये पैकेज जैसे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और इसके अंदर जो हम डिपेंडेंसीज डालते हैं, यानी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने के लिए मुझे कौन कौन सी लाइब्रेरीज की जरूरत है, वो डिपेंडेंसीज हैं। ये प्रोजेक्ट के अंदर अगर ये वाली लाइब्रेरी मौजूद ना हो तो क्या ये प्रोजेक्ट चलेगा? नो सर, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मुझे ये रिएक्ट की लाइब्रेरी चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये रिएक्ट की लाइब्रेरी हम हमेशा डिपेंडेंसी के अंदर बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अप एंड रनिंग करने के लिए ये लाइब्रेरीज चाहिए। अगर इसमें से एक भी लाइब्रेरी नहीं होगी तो डेफिनेटली वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये देखें ये लाइब्रेरीज हैं। तो जब हम npm i या yarn करते हैं तो ये करता क्या है, ये सबसे पहले जाता है पैकेज जेसन के अंदर और पैकेज जेसन के अंदर जाके देखता है कि क्या कोई डिपेंडेंसीज मुझे इंस्टॉल करनी है, तो ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी को प्रोजेक्ट देंगे तो आपको पता है ये जो नॉट मॉड्यूल्स है ये लाइब्रेरीज हैं। तो ये कभी भी आप किसी को प्रोजेक्ट देना कि यार ये लो मेरा प्रोजेक्ट, ये मैंने बनाया, ये चेक करो, या गेटअप पे डालेंगे, तो हम नोड मॉड्यूल्स कभी भी नहीं डालते, गेट इग्नोर में है। हाँ, ये गेट इग्नोर में डालते हैं। सबने गेट पढ़ा हुआ है, ये भी अच्छी बात सर है। इसका साइज बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हम इसको गिटहब पे अपलोड नहीं करते और फिर npm इनिशियलाइज कर लेते हैं बाद में। नहीं, जरूरी इसका साइज भले चले ज्यादा हो या कम हो, करते ही नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये तो ग्लोबली अवेलेबल है ना। असल काम क्या होता है आपका कोड, ये तो पैकेजेस तो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो भी उसको यूज करेगा वो npm i करेगा उस फोल्डर में जाके। जैसे वो npm i या yarn इंस्टॉल करेगा तो उससे फायदा क्या होगा, ये नोड मॉड्यूल्स ऑटोमेटिक बन जाता है, वापस ये वाली लाइब्रेरी इंटरनेट से लाके डाउनलोड करके आपके सिस्टम में ले आएगा। तो जो चीजें ऑलरेडी आपको अवेलेबल है दूसरी जगह से, तो वो डालने की जरूरत नहीं है ना। आप जब भी डालोगे तो इसका फाइल साइज भी बढ़ेगा, कोई फायदा भी नहीं होगा। तो हमेशा इसको हम करते हैं कि इसको रिमूव करके डाल देते हैं। सर जब बिल्ड बनती है उसमें भी नहीं ये होता ना? बिल्ड बनती है तो नॉन मॉड्यूल नहीं होता उसमें। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरीज हम यूज कर रहे होते हैं ना, वो बिल्ड के टाइम पे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑटोमेटिक लेके आ जाता है। ये मजे की चीज है, अभी हम डिस्कस करते हैं, 2 मिनट दें। तो पैकेज जेसन, जब भी कभी भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिले, सबसे पहले आपको क्या देखनी है, उसकी सबसे पहली फाइल पैकेज जेसन देख लें। अच्छा ये डिपेंडेंसीज है, इंस्टॉल करने का आपको तरीका पता है, npm i या तो yarn। और ये जो दूसरी मेन चीज है वो ये होती है स्क्रिप्ट्स। एप्लीकेशन को रन करने के लिए नोट पैकेज जेसन के अंदर क्या चीज मौजूद होती है आपके पास?
स्क्रिप्ट्स। अब मुझे ये बताएं, आप जो लिखते हैं यार्न स्टार्ट, ये क्या करता है एक्चुअली? सर वो ये लाइव ब्राउजर सर्वर पे चला शो देता करता है। है जी, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर तो चलाता है, लेकिन इसको क्या पता कि इसी भाई यार्न स्क्रिप्ट स्टार्ट के पे थ्रू लाइव सर्वर चलती है। चलाना है मुझे। जैसे हम तो yarn यहाँ के बाद पर हम स्टार्ट लिखते हैं डिपेंडेंसी तो ये दिया हुआ रिएक्ट है। स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाती हाँ, ये एक्चुअली जब हम लिखते हैं ना यार्न स्टार्ट, वो क्या करता है, जाता है यार्न स्टार्ट का मतलब वो गया पैकेज में, पैकेज में जाके वो देखता है स्क्रिप्ट्स को। अब वो देखता है कि क्या स्क्रिप्ट के अंदर कोई स्टार्ट मौजूद है, मौजूद है। जब ये मौजूद होता है तो वो ऑटोमेटिक ये वाली कमांड चला देता है। हम इसमें अपने कस्टम भी स्क्रिप्ट बिल्कुल, बना सकते हैं, हाँ वो बिल्कुल भी हम लिख बनाते हैं। सकते हैं इसमें। अभी हम बनाते हैं आपके लिए। जी भाई, कोई नाम बताए अपना। सर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, तो चले ये भाई, बस यार अभी एक ही काफी है। वो स्टार्ट को खत्म कर दें, फिर आप उसको जरा। नहीं नहीं, खत्म नहीं करते ना, अभी रहने देते, कोई मसला थोड़ी है। फिर इसमें दोनों से चल जाएगा सर? दोनों से चल जाएगा, जब भी कह रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, अब आप, हाँ अब आप लिखे हैं यान अब्दुल्ला, तो क्या होगा, पैकेज जैसे आएगा तो स्क्रिप्ट में देखेगा अब्दुल्ला मौजूद है, हाँ भाई मौजूद है, और अब्दुल्ला के ऊपर क्या है, इसको रन करना है, ये कर देगा। या आप लिखे यान स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा स्टार्ट के अंदर ये कमांड है, ये यूज कर लेगा, खत्म कहानी। ये इसका फायदा है। ठीक है, चले अब्दुल्ला करके देखते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेल की मुझसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर गए और प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कह दिया, सॉरी, यान अब्दुल्ला। अच्छा, सॉरी, मुझे एक्चुअली प्रोजेक्ट ये तो खराब हो गया अब्दुल्ला बेचारा। सॉरी, क्या खराब हो गया भाई? क्या एरर दे रहा है ये, तो बड़े खतरनाक किस्म के। अरे छोड़ दे, हम टेंशन, हम बैठे हुए ना अभी, मसले सॉल्व करने के लिए तो हैं यहाँ पे। यान अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भाई चल गए। चले, अब हमेशा अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन कौन सी पोर्ट पे स्टार्ट होती है सबको पता होना चाहिए। 3000 पे। ठीक है, अब देखिए ये यान स्टार्ट चेंज कर सकते हैं हम। हाँ सॉरी, चेंज हो सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हो सकती है। लेकिन अभी हम डिफॉल्ट पे चलेंगे। कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन में हो सकता है एट अ टाइम 2-3 एप्लीकेशन चल रही हो, तो चेंज हो जाएगी, टेंशन नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं आगे। अब मुझे ये बताएं, ये तो चल गया, ये कैसे चला, कैसे चला, अब ये देखते। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम कोई चीज डालते हैं तो उसके अंदर हमारे पास पब्लिक का फोल्डर होता है, तो पब्लिक के अंदर हमें कौन सी एक फाइल मिलेगी, मेन सबको पता है जब हम इंडेक्स पे एचटीएमएल पे काम करते हैं तो index.html। बिल्कुल जबरदस्त। चले पब्लिक में गए, सबसे पहली फाइल हमें मिल गई कौन सी, index.html। तो ये देखिए, ये वाली जो मेन फाइल है ना, ये आपकी मेन फाइल है जो कि यूज हो रही है कहाँ पे, यहाँ पे। कैसे, अभी दिखाता हूँ। ये देखें, रिएक्ट ऐप लिखा हुआ है, टाइटल, इसका टाइटल ये रहा, रिएक्ट टाइटल। अब ये वही वाली फाइल, स्क्रिप्ट्स वगैरह अपने टैग्स लगाए हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। असल काम जो है ना वो ये है, ये वाला, ये जो है मेन काम है इसका। क्या मेन काम है, अभी आप सिर्फ ये सोचें कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हम डॉम के अंदर कुछ रखते हैं और फिर हम रिएक्ट को बताते हैं कि अपना जो रिएक्ट का जो वर्चुअल डॉम है वो कहाँ पे अपेंड कर दो, यहाँ पे, याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था। यस सर, ये वही चीज है। हमने डॉम में अपनी एक चीज रख दी और हमने रिएक्ट को बता दिया कि भाई अब जो भी तुम्हारा काम है, जो भी तुम्हारे कंपोनेंट है, जो भी पूरी एप्लीकेशन है, वो कहाँ पे डालनी है तुम्हें, यहाँ पे। अब देखते हैं, इसको हम करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट। और इंस्पेक्ट एलिमेंट में अगर आप गौर से देखें तो क्या ये यही वाला पूरा एचटीएमएल मौजूद है आपके पास? यस सर, सही है ना। अब इस HTML के अंदर आप गौर से देखें तो अभी आपको नजर आ रहा होगा सेम फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पे देखें तो डिव खाली है, आपका खाली है ना, कुछ भी नहीं है, डिव देखें एम्प्टी है। जी सर। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे पूरी आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन आ गई। कैसे, अभी डिस्कस करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत है। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि अब यहाँ पे किसके थ्रू हम गेम खेल रहे हैं, इस आईडी की मदद से। ठीक है, ये आईडी याद रखिएगा। इस आईडी को हमने वैल्यू क्या दी हुई है, रूट सर, रूट सर। चेंज भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सर एक्सक्यूज मी। जी जी सर मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया ना, थोड़ा स्टार्ट से समझा दे। स्टार्ट से यार, अभी मैं रिवीजन करवाता हूँ ना तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी बिल्कुल ये पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन एक डिव में चल रही है बस। एग्जैक्टली।
सर लेकिन अभी इसका जादू, वो यही तो जादू एसईओ का अभी तो फिर दिखाता हूँ। सर इसका एसईओ एसईओ का के भी तो लिए, फिर जी सर क्या हाँ करेंगे बिल्कुल सर? मसला होगा। एसईओ के लिए मैंने कहा ना, इसके लिए हमारे पास एसईओ के अंदर हमें सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह के काम करने पड़ते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। अभी एसईओ इंपॉर्टेंट नहीं है, सर अभी रिएक्ट इंपॉर्टेंट है। सर ये जो रूट के आगे हमने div लिखा है, इसके अंदर अगर हम कुछ टाइप कर दें तो वो क्या कहाँ शो होगा, वो क्या करेगा बेचारा? वो तो गायब कर देगा ना, अभी देखते हैं। हेलो वर्ल्ड। तो सर ये फिर रिएक्ट जो हुआ ये बहुत छोटी एप्लीकेशंस के लिए हुआ, जो क्या बस बात सिंगल कर रहे पेज की छोटी सी एप्लीकेशन हो गई। ना 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 ना, फेसबुक की सीईओ बनी हुई है और फाइवर सर भी। लड़ाई हो गई है भाई। यार मैं यार म्यूट प्लीज करता हूँ यार, लड़ाई हो गई है। सर मुझे करना पड़ेगा, एक मिनट दें मुझे यार। सर मेरा एक सवाल था। जी जी सर, आप सवाल कीजिए। सर ये रिएक्ट हमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये हम एक इनिशियल मिनट पॉइंट से दोस्त, स्टार्ट कर रहे हैं या एडवांस लेवल से? सॉरी मैंने ये कहा कि हम सॉरी मैंने जी सर ये बोलिए। मैं, मैंने ये अच्छा, कहा आपके घर से कि ही आवाज आ रही है दोस्त, ओके सही मैंने है। ये कहा कि हमने जो रिएक्ट स्टार्ट किया है ये इनिशियल लेवल स्टार्ट करें या एडवांस लेवल से? हैं? नहीं नहीं भाई, जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो इनिशियल बिगनर्स लेवल से होती है ना, तो वो बिगनर लेवल ही है ठीक है अभी। तो सर ये हमारी पहली क्लास है? ये आज, हाँ पहली क्लास समझ लिया आपकी। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीकेंड पे क्लास हमारी नहीं हुई थी। अच्छा, मुझे खैर तो चले कोई मसला नहीं, आज ये पहली क्लास है, वैसे ही टेंशन सर नहीं। ये हमने पब्लिक में इंडेक्स बना रहे हैं, हम सोर्स में क्यों नहीं इंडेक्स बना रहे अपना एचटीएमएल का? सॉरी, मैंने ये कि हम पब्लिक फाइल में जाके ये अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पब्लिक की का क्या फाइल को, मतलब होता है कि ये चीजें पब्लिक के लिए है ना। ठीक है तो हम सोर्स फाइल को क्यों नहीं यूज कर रहे? अभी बताता हूँ, पहले ये क्लियर हो गया। देखें इसमें मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है लेकिन मैंने रिएक्ट को बोला हुआ कि यार जब भी ये हो तो इसके अंदर अपना काम अपेंड करो, तो ये देखिए इसने हेलो वर्ल्ड गायब कर दिया और क्या दे दिया। बिल्कुल सर, सही सही कह रहे हैं। अब आगे चलते क्यों हैं। गायब पहले किया ये इसने? बताइए, इसने गायब किया क्यों सर? तो हमने यही तो क्या है कि इस डिव के अंदर हमारी एप्लीकेशन आएगी। नहीं सर देखिए, जब हम कहीं भी HTML में div बनाते हैं तो सर वो हम एक जो ब्राउजर का एक स्पेसिफिक हिस्सा है उसे सर अपने पास रखते हैं ना, कि ये हिस्से में ये फंक्शन परफॉर्म होगा। तो सर अगर हम इधर भी है फाइल तो HTML की है, जब हमने div बनाया तो हमने उसे कहा ये div है, ये इसकी आईडी है, इसको रेफरेंस करके इसमें ये चीज इंटीग्रेट करो। तो सर वैसे क्यों नहीं कर रहे? यार ये तो आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, आप अपना पूरा स्ट्रक्चर जो डिजाइन करेंगे वो रिएक्ट में करेंगे, ना कि HTML में। HTML में हमने टॉप लेवल पे बता दिया कि ये डिव है, इसकी आईडी रूट है, अपनी पूरी एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो अब ये पूरी एप्लीकेशन आपके यहीं से स्टार्ट हो रही है ना। अब आप इसके अंदर जो करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट दे मुझे सिर्फ। ये देखें, ये H1 आपका कौन सा आ गया, ये वाला। ये करना नहीं चाहिए, ये मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। हम लोग जिंदगी में कभी इसको छेड़ते नहीं है थोड़ी देर के लिए, ये सोचिए। पब्लिक के अंदर, इंडेक्स के अंदर ये देखें, हेलो लिखा, हेलो आ गया, डमी लिखा, डमी आ गया, व्हाटएवर, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है। अब आप कहेंगे कि यार यहाँ पे तो कहीं भी स्क्रिप्ट नहीं डला हुआ, ऐसा है? कहीं पे लिखा हुआ है कि ये रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए ये वाली फाइल यूज करनी है? नहीं हुआ। सर ये तो म्यूट काम करवा कौन कर दे, रहा है? पीछे से बहुत शोर आ रहा है। ये Galaxy J5 वाले भाई हैं। काइंडली भाई यार अपना म्यूट कर लें, बहुत आवाज आ रही है। चलो मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा देखते हैं, अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई फाइल भी मौजूद नहीं है। ये जब रिएक्ट की हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो रिएक्ट की डेवलपमेंट को पता है कि यहाँ पे उसको करना क्या है। रिएक्ट जब हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास पब्लिक के अंदर हम कुछ भी काम नहीं करते, ठीक है। ये फोल्डर हम यूज नहीं करेंगे, इसको हमने बंद कर दिया। हम किसको यूज करेंगे हमारे डेवलपमेंट के लिए? SRC सोर्स को, SRC को। और हमेशा आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी फोल्डर में जाते हैं तो उसकी मेन फाइल कौन सी होती है? सर index.js। इंडेक्स होती है। अब हमारे केस में जावास्क्रिप्ट है तो ये हम किस में आ गए, index.js के अंदर। अब देखें इसके अंदर क्या हुआ, जरा गौर से देखिए। अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। हम कह रहे हैं इंपोर्ट करो रिएक्ट को। अब ये एक्चुअली इंपोर्ट रिएक्ट कहाँ से कर रहा है? रिएक्ट लाइब्रेरी से। रिएक्ट की लाइब्रेरी से, बिल्कुल सही। अब वो रिएक्ट की लाइब्रेरी एक्चुअली आपके अभी इस फोल्डर में कहाँ पे मौजूद है? ये नोड मॉड्यूल। बिल्कुल सही कहा आपने, नोड मॉड्यूल्स में। तो इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट लाइब्रेरी का इस तरीके से नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइब्रेरी कहाँ पे जाके ढूंढेगा? आपके
नोड मॉड्यूल्स में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो देखें हमने रिएक्ट लिया क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, वो यूज करना है, और रिएक्ट डॉम हमने लिया। रिएक्ट डॉम क्यों लिया हमने? सर ये एक और लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी तो है, लेकिन ये लिया क्यों, यूज क्या है इसका? वर्चुअल डॉम जो बनाते हैं, वर्चुअल डॉम को एम्बेड करेगी आपके एक्चुअल डॉम पे, ठीक है। ये तो सीएसएस से आपको पता है, इंपोर्ट हम करवा रहे हैं यहाँ पे सीएसएस। वर्चुअल डॉम को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल करता हूँ, 2 मिनट में मुझे। ये सीएसएस है इंपोर्ट, और उसके बाद ये ऐप है। ऐप एक्चुअली ये क्या है? ये आपका कंपोनेंट है जहां से, या आपकी ऐप है जहां से आपकी एक्चुअली एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। अभी हम देखते हैं, ठीक है, कैसे मुझे कैसे पता चला कि ये है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। अब देखें हमने रिएक्ट डॉम कहां से लिया था? डॉम के अंदर से, रिएक्ट डॉम के अंदर से हमने रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर एक्चुअली थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये बनता है। अब ये बताएं कि क्या ये सही है जो अभी हमने काम किया होता है? ये आपको कहाँ पे मिलेगा? रूट पे, वो index.html पे मिलेगा जो हमने डाला था ना, डेव डाला था, याद है आपको? पब्लिक के फोल्डर में। जी बिल्कुल, ये जाएगा पब्लिक के फोल्डर में index.html में, और वहां पे जाके कौन सी आईडी को ढूंढेगा? सर ये यहाँ से कनेक्शन बन रहा है, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप वहां पे जाएं और यहाँ पे अगर आप इसका नाम चेंज कर दें, इसको कह दें कि react -app -main, थोड़ी देर के लिए कहते हैं, चलें इसको मैं कॉपी करता हूँ। सर फिर वहां पे भी यही लिखेंगे एग्जैक्टली। यहाँ पे भी आके मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला काम सेम, एक गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब आप इसके अंदर चेंज करते हैं ना, सर किसके अंदर? रिफ्रेश करने, हाँ नहीं, रिफ्रेश करेंगे या तो ये तो अब फास्ट हो गया, लेकिन पहले कभी जब हाँ, वरना तो अगर हम कभी HTML में ज्यादा, तो कभी कभार ये होता है कि HTML में चेंज करते हैं ना तो रिफ्लेक्शन नहीं आती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक दफा इसको, जो चलता हुआ सर्वर है ना ये डेवलपमेंट का, इसको हम करते हैं Ctrl+C, ये बंद हो गया, अब आपकी एप्लीकेशन बंद हो गई। वापिस हम क्या लिखेंगे? यान अब्दुल्ला, नहीं यार, यान स्टार्ट सर, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है? हमेशा यान स्टार्ट। सर ये जो हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया सर, इसकी बजाय हम रिएक्ट में जैसे कंपोनेंट को असेस कर रहे होते हैं वैसे सर ये काम नहीं चल सकता? नहीं, ये वन टाइम डॉम के अंदर मैनिपुलेशन के लिए बताना पड़ेगा इसको। अब एक्चुअल इसको डॉम का एलिमेंट देना पड़ता है यहाँ पे वन टाइम। जी बोलिए। हम कंपोनेंट ही दे रहे हैं यार स्टार्ट हमने किया, तो विंडो के लिए भी यही करेंगे? सबके लिए सेम है, विंडोज हो, लिनक्स हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी? पैकेज जेसन से। अब यहाँ पे जो भी कमांड लिखी होगी सबके लिए सेम ही है, सबके लिए अलग अलग नहीं होती, ठीक है। अब आप जो कंपोनेंट को लेकर, जिस तरह ऐप का कंपोनेंट लाया हमने, इस तरह अगर इसका कंपोनेंट भी लाया हमने, करना तो रेंडर ही है ना, तो रेंडर तो हो जाएगा कंपोनेंट ही तो रेंडर कर रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, हमने एक अपना मेन कंपोनेंट, असल में ये ट्री होती है। ट्री क्या है? इसके अंदर एक आपका होगा मेन कंपोनेंट, जो भी हो सकता है आपके केस में, ठीक है। अब इसके अंदर आपके अंदर एक के मल्टीपल कंपोनेंट हो या एक के सिंगल कंपोनेंट हो, चाइल्ड कंपोनेंट्स ही कह लेंगे, आप करते रहे। लेकिन आपकी एप्लीकेशन ऑन दी टॉप जाएंगे तो आपके पास हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना। हम वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे बताते हैं अपनी एप्लीकेशन का। तो हमारे केस में अभी एक ही है ऐप, तो हमने अभी ऐप ही इधर बताया हुआ है। अभी हम और बना के देखते हैं। सर ऐप का ये जो गेट एलिमेंट लिखा हुआ है बाय आईडी, जो सर हमने index.html से फाइल उठाई थी कि इसकी रूट div के अंदर जो हमने लिखा था आईडी, सर मेरी बात करने का मकसद, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर हम उसे एज ए कंपोनेंट रेंडर कर लें तो फिर चलेगा नहीं? वो नहीं ना, कंपोनेंट रेंडर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखें आप क्या करते हैं, अपनी रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन एज अ कंपोनेंट पूरी बनी हुई है, उसको हम इम्बेड करवाते हैं एक्चुअल डॉम के अंदर। तो एक्चुअल डॉम को उसको किसी ना किसी पॉइंट पे देना है ना। यहाँ पे हमने इसको एक्चुअल पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पे आपने अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि ये मेरे रिएक्ट की एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब सर ये कि जो हम जब भी रेंडर करवाते हैं इंपोर्ट करके कंपोनेंट, जिस तरह हमने ऐप करवाया हुआ, ये वर्चुअल डॉम पे चल रहा है, बाद में ये ऐसे, ये वन टाइम जो मेन एप्लीकेशन है, यानी वन मेन पॉइंट है एप्लीकेशन का या मेन कंपोनेंट है, वो सिर्फ हम डॉम के ऊपर रेंडर इस तरह करवाते हैं, रिएक्ट डॉम। इसके अलावा कभी भी ये यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन में वन टाइम यूज होता है, लाइक दिस। वो तो ठीक है, लेकिन सर जो भी हम कंपोनेंट बाद में इंपोर्ट कंपोनेंट का नेम और आगे जहां सोर्स है वो, उसमें वो वर्चुअल डॉम पे कर रहा होता है अपने एप्लीकेशन सारी। हाँ, वो सारा काम वर्चुअल डॉम में करता है।
और जब सारे काम हो जाते हैं उसके बाद इसको पता है कि अब इसको मुझे कहाँ पे लेके जाना है, एक्चुअल डॉम इंडेक्स में। पे। ठीक है, थैंक यू। अब हम चलते हैं ऐप के ऊपर जो हमने यहाँ पे करवाया था। ये जी सर ये इसमें क्या रिएक्ट ऐप मेन हाँ, मैं गेट उसी पे जा रहा एलिमेंट आईडी, ये किस चीज की आईडी? हूँ। ये वाली कौन सी आईडी है? अबे हाँ जी, भाई ये किस चीज? अभी तो हमने बताया सॉरी, इंडेक्स के अंदर हमने ये चेंज की थी ना आईडी, रूट से ये कर दी है अच्छा रिएक्ट ऐप। इसका नाम चेंज कर दिया था। हाँ, नाम चेंज कर दिया ताकि आप तो अलग से यहाँ सेटअप पर कर क्यूरी सकें। सिलेक्टर भी लिख सकते हैं हम। बिल्कुल क्यूरी सिलेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक कंप्लीट, अब सर मैं कंपोनेंट की पूछ तरफ रहा बढ़ते था हैं। कि ये जो माई ऐप है ये आपने गिट से मतलब क्लोन किया है या अभी बनाया है? ये अभी तो बनाया है दोस्त, क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करते हुए, ये वाली कमांड को यूज करते हुए। और सर मैं बेसिकली मैंने बताया इंटरनेट इशू था तो मैंने देखा नहीं। चले मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ, आप अपने पास क्रिएट, ये वाली कमांड यूज की थी मैंने, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। ठीक है, चले ठीक है, मतलब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये खुद ये ब खुद फोल्डर आएगा। बना के दे देगा, यही वाला से जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो, ठीक। चले आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब असल में हमारे पास है मेन कंपोनेंट ये ऐप। अब चले ऐप पे चलते हैं। अगर मुझे यहीं से ऐप पे जाना हो तो क्या करूँ मैं? कंट्रोल क्लिक। हाँ बिल्कुल, आप इस कंपोनेंट पे आइएगा, कंट्रोल का बटन प्रेस कीजिएगा एंड देन देखें ये क्लिक कर दीजिएगा, तो आप कंपोनेंट जो जिस फाइल पे भी होगा वो वहां पे आपको लेके चले आएगा। तो अभी तो रूट पे ही था, मैं रूट पे डायरेक्ट भी जा सकता था, लेकिन जब आपके पास ज्यादा चीज होती है तो आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। अब देखें अब हुआ क्या, ये जो एसवीजी ये कहाँ से आई, ये रही एसवीजी, और ये एसवीजी कहाँ पे पड़ी हुई आपके पास, ये लोगों के अंदर यानी रूट पे। तो हमने डॉट स्लैश का मतलब क्या है कि हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, जिस फोल्डर में हम लोग खड़े हुए हैं वहीं पे आपको क्या मिल जाएगी, कौन सी वाली फाइल, लोगो एसवीजी। अब इस एक्चुअली जो लोगो इमेज मिली मुझे, मैंने इसको किस में ले लिया, एक वेरिएबल के अंदर ले लिया, लोगो के अंदर लेट्स से। अब इस लोगो को मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये देखें आप, सोर्स के अंदर। ठीक है, छोड़ दें अभी, इसकी टेंशन ना लें। अब ये CSS है, CSS अगर आप देखना चाहें तो आप देखें इसकी app.css ये, इसका कलर चेंज करके देखते हैं। अभी देखें ऐप हेडर में इसका कलर ये है, अभी हम इसको कलर कर देते हैं येलो। सर हम इमेज को वेरिएबल में कैसे ले सकते हैं? इमेज का रेफरेंस लिया हुआ है हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर एसवीजी का। सर जस्ट अ मिनट सर, ये देखें सर, वो तो ये लोगो सर हमने इंपोर्ट किया है सर। इधर लोगो की फाइल खोलिएगा एक मिनट सर। ये रही ना एसवीजी है ना, ये रही। अच्छा सर, ये इंटरनेट से उठाया हुआ है, ठीक हो? हाँ इंटरनेट से उठाया हुआ है, एसवीजी है ना, एसवीजी तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं ना। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा अब ये देखिए, ये CSS मैंने इंपोर्ट करवाई, तो जब मैं इस तरीके से CSS इंपोर्ट करवाऊंगा ना तो इसकी सारी क्लासेस में यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। मजे की बात ये है, अब देखिए इसके अंदर क्लास ऐप बनी हुई है, ऐप हेडर बनी हुई है, अभी हमने इसका कलर चेंज किया था, कहाँ गया ऐप CSS, ये रहा ऐप बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ इसका बॉर्डर सॉलिड 5 पिक्सल्स राइट, ये देखें बॉर्डर बना हुआ गया रेड कलर का 5 पिक्सल का। तो मजे की बात यह है कि डायरेक्ट आप अपनी CSS लिखें यहाँ पे और जस्ट आपको क्या करना है, लाइक दिस इंपोर्ट। अब जैसे आप इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे जितनी CSS या क्लासेस लिखी हुई है वो सारी की सारी अप्लाई कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे। अच्छा सर हम मल्टीपल पेज बना सकते हैं? बिल्कुल, अभी वही तो करने जा रहा हूँ, अभी 2 मिनट दें बस मुझे, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है अपने पास। तो ये देखिए यहाँ पे लोगो आ गया, अब ये टेक्स्ट है। अभी मैं इस सब चीजों को डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको सेव करता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखें नीचे का जितना टेक्स्ट गायब होगा, असल में कलर चेंज करता हूँ, अब येलो से वापस थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, तो ये कर देते, ये देखिए नीचे का सारा टेक्स्ट गायब हो गया। ठीक है, चले आगे चलते थोड़ा सा। अब और क्या था मेरे भाई, अच्छा अब देखिए मजे की बात, सर हम साइज यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, साइज भी यूज कर सकते हैं। अभी अब थोड़ी देर 1 मिनट दे मुझे, मैं अभी ये लोगो भी गायब कर देता हूँ ताकि हमारे पास सारी चीजें थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 माई मेन एप्लीकेशन, ठीक है, या ऐप डैश कंपोनेंट, थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको पता चले हम लोग कहाँ खड़े हैं। यहाँ तक कोई मसला, ऐसी कोई चीज देखें, सारी चीजें स्मूथ हो गई।
माई एप्लीकेशन ये हमने यहाँ पे डाली हुई है तो ये चल रहा है। अब देखें मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इसको कॉपी कर रहा हूँ, लाइक कॉपी, और इसी फोल्डर में सोर्स के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ और इस फाइल का नाम कह देता हूँ मैं ऐप से नाम चेंज करके इसको हम कहते हैं child1 थोड़ी देर के लिए, चले child1.js। अभी सेम रखा हुआ, कुछ भी नहीं किया। अब देखें एक और छोटा सा काम करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और इसका नाम भी लिख देते हैं, इसको कहते हैं चाइल्ड एप्लीकेशन और चाइल्ड कंपोनेंट कहते हैं। अब तो कंपोनेंट होगा क्योंकि अब एप्लीकेशन रही नहीं, अब कंपोनेंट्स बनेंगे। मेन एप्लीकेशन का एक पॉइंट होता है, उसके बाद फिर सारे कंपोनेंट्स बन गए। अब इसका नाम सेम रखा है, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। अब ये देखें, ये कह रहा है कि लोगो यूज ही नहीं कर रहे तो आप हटा दो। मैंने कहा हटा देते हैं भाई, कोई मसला ही नहीं है। आप चाहें तो इसकी ऐप CSS है, इसका भी नाम दे देते हैं हम चाइल्ड, और यही वाली CSS को कॉपी करते हैं ऐप की और इसको नाम दे देते हैं चाइल्ड, और इसके अंदर सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर डालते हैं ताकि आपको पता चले कि ये क्या वाकई में चल भी रही है नहीं चल रहा। अब इसके अंदर हम कह देते हैं डॉट चाइल्ड और इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं लेट्स से रेड, चलें ये दे देते हैं। और ये जो चाइल्ड है ये मैं यूज कर लेता हूँ की जगह, लाइक दिस। क्या ये चलेगा? नहीं, कंपोनेंट नेम तो चेंज सर मैंने आपने कंपोनेंट import बना ही नहीं लिया। किया, सर हाँ, आपने import ही मैंने नहीं किया। कंपोनेंट चेंज करें लेकिन और इसको वहां मैंने पर यूज, इंपोर्ट करें आप। हाँ बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पे आते हैं ऐप में। इंपोर्ट करने का क्या तरीका होगा, बताएगा मुझे? इंपोर्ट और फिर जो भी आपने नाम देना वो दे दें, ठीक है, लेट्स सर से import child from child। बिल्कुल सही उसके कहा, बाद उसका बिल्कुल पाथ दे दें। चाइल्ड। सर ये बात क्या हुआ? अब इसको यूज कैसे करूँ? सर इसको कॉल करेंगे नीचे। हाउ? जैसे इसका मैं सर एक सर हम एलिमेंट इसका एक बना एलिमेंट देंगे बनाएंगे। हम, देखें जैसे हम HTML का बनाते हैं। हाँ, एलिमेंट इसको होता है दूसरे सेंस में समझने के लिए, सब दूसरों के लिए, अगर जिनको समझ में नहीं आया, आप ये देखिए कि इस ऐप का मैंने कैसे कॉल किया, कैसे, कहाँ पे ये एक्चुअली ऐप कॉल कहाँ पे हो रही है, ये मेन वाली, सर ये index.js। index.js। ये देखिए इसको मैंने एज अ कंपोनेंट यूज किया हुआ है, लाइक अ टैग, लाइक HTML टैग यूज किया हुआ है, सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज किया हुआ है। तो अगर मुझे चाइल्ड भी यूज करना होगा तो मैं उसको एज अ क्या यूज करूंगा? सर उसके भी दो तरीके होंगे, एक इस तरीके से और एक दूसरा तरीका ये है कि दोनों अभी टैग सिंपल रखते हैं ना दोस्त, क्योंकि अभी बच्चे हमारी लाइन में आ रहे हैं, ये जो लाइनें मार रहे हैं ना, ये हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। खैर, चले आगे चलते हैं। चलें, इसको सेव किया और ये देखें जादू। सर ये जरा दोबारा बताइएगा। अभी बताते हैं, थोड़ा सा यही वाला काम एक और दफा करके दिखाऊं मैं। अब ये जो मैंने चाइल्ड कॉपी किया था ना, इन दोनों चाइल्ड को मैं कॉपी वापस करता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब इस चाइल्ड का नाम मैं दे देता हूँ क्या? सर ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, सब चाइल्ड कह देते हैं। चले, जो ये भी इंपोर्ट का आपने डॉट चाइल्ड क्या किया हुआ है चाइल्ड में? सॉरी, ठीक है, CSS ठीक होगा, थैंक यू। देखिए ऐप के अंदर मैंने क्या किया, ऐप के अंदर मैंने बुलाया चाइल्ड को, कहाँ, कौन सा वाला, child1, और उसको मैंने कॉल कर दिया। तो क्या ये कॉल हो गया यहाँ पे? ये रहा, ठीक है। अब देखिए जादू, अब मैं कह रहा हूँ सब चाइल्ड, अब इसका नाम दे देता हूँ सब चाइल्ड, और इसको भी दे देते हैं सब चाइल्ड। और अब एक चीज और गौर से देखें, मैं यहाँ पे क्या कीवर्ड यूज कर रहा हूँ? सर क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्यों? क्लास। हाँ, ये सवाल था। अभी ये डिस्कस पे आते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, बस पॉइंट याद रखिएगा। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। चलें, इसमें अभी ये CSS मौजूद नहीं है, हटा दी। इसमें स्टाइल भी यूज कर सकता हूँ ना मैं, तो स्टाइल यूज करते हैं। लेट्स से स्टाइल, इसमें स्टाइल यूज करने का कुछ तरीका ऐसा है, अब ये डिस्कस करता हूँ मैं आपसे बैक। सर अब मुझे स्टाइल ये में बताएं, नहीं लिखा। सर CS ही कर लेते, वो ज्यादा बेस्ट है। फ्लेवर होने चाहिए ना 3-4, मजा आएगा। खैर चलें, अभी मैंने वापस इसको कॉपी किया। अब इस फाइल का नाम क्या है हमारे पास? सब चाइल्ड। सब चाइल्ड। अब सब चाइल्ड को मैं कहाँ कॉल करूँ, ये बताया? इंपोर्ट किया है ना आपने? हाँ, सर मैंने चाइल्ड में करेंगे, child1 में। जहाँ मर्जी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं ऐप में भी कर सकता हूँ और जी सर, चाइल्ड में भी और इंडेक्स में भी कर सकते हैं। हाँ, पहले नेम अभी तो मैं चेंज सबसे पहले करें कोशिश इसका, करता हूँ कि ऐप। इसको मैं करता हूँ चाइल्ड के अंदर, इंपोर्ट सब चाइल्ड फ्रॉम सर उसका पाथ सब चाइल्ड, ठीक है। अब इस सब चाइल्ड को कॉल करने का तरीका क्या है, कंपोनेंट को यूज करने का तरीका क्या है? इन शॉर्ट
सर सर उसका सेल्फ टैग क्लोजिंग बना टैग लें। लिखेंगे। सिंपल, अभी सिंपल रखते हैं। ये देखें, अब मजे की बात देखिएगा, ये मैंने एक्चुअली सब चाइल्ड कहाँ पे कॉल किया? सर चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर। Child क्या one में। यही सब चाइल्ड मैं मेन के अंदर कॉल कर सकता हूँ? जी सर। बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये फायदा हुआ कंपोनेंट बनाने का कि आप इस कंपोनेंट को जहां दिल चाहे उसको वहां पे रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कर। मैं एक दफा एचआर की लाइन इधर डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये ब्रेक पॉइंट के बाद मैंने यहाँ पे लिखते हैं कॉलिंग सब चाइल्ड इन। सर इसको टैग में लिखेंगे, नहीं तो वो एरर नहीं देगा, या टैग में जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, नहीं। बिल्कुल टैग में लिखेंगे ना। ये रहा ना टैग, नहीं ये सर तो ऊपर टेक्स्ट वाला। है, ये तो ये लेबल है। लेबल समझ लिया, ओके। HTML लिख रहा हूँ ना, लेबल है ये आपका, ये आपका लेबल है। ये देखें, ये वाला जो सब चाइल्ड है ये कहाँ पे था आपके? सर चाइल्ड में था। इस चाइल्ड के अंदर। और ये वाला जो सब चाइल्ड है ये कहाँ पर है? सर ये ऐप में। ऐप में है। लेबल सर ये ऐप में है। ऐप के अंदर है सर। सर है सर सर क्या मेरे ख्याल सर का इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया, हाँ वो ऐसे ही लगा। एक काम हुआ था बंदा ना, दोबारा हुआ। मेरा सर का कनेक्शन नहीं सही। ऐसे सर ही के लगा। इंटरनेट का कनेक्शन। देखा क्विज के ना पोर्टल में की आई है। और यार वो क्विज का क्या बना, उसकी तो एग्जाम की नहीं आई अभी तक। वो यार मैसेज किया है लोगों ने काफी ने। मैंने ईमेल भी की है लेकिन अभी तक की नहीं आई है। जीएस की फेसबुक पे की। वो आई थिंक 13 और 14 को था, शायद कल आ जाए। शायद कल आ जाए, नहीं तो फिर ये फेसबुक पे लेकिन हमें दो पर दिन नेक्स्ट टाइम हो जाएगी। कल आई थी फेसबुक पे भाइयों, कल आई थी फेसबुक पे। की आई भी है फेसबुक पे। की नहीं, की तो नहीं सबकी आई। अलग अलग आएगी, की सबकी अलग अलग। टेस्टिंग 1 2 की 3। पोर्टल पे आएगी, फेसबुक पे क्यों क्यों बताइए। अच्छा चलो। हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। जी सर आगे आवाज। 4 5 6। अरे श्यामजीत सर, चले जी, तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। अब देखिए मजे की बात, आप गौर से सोचे तो क्या हुआ, हमने सिर्फ डॉम के अंदर मेन कंपोनेंट ऐड किया था अपना ऐप। बाकी जितनी भी हमारी रिएक्ट के कंपोनेंट चल रहे हैं वो ऐप के अंदर चल रहा है। ऐसा ही है? जी जी सर। जी तो सर। अब जितनी भी दफा ये सारे काम हो रहे हैं ना, ये सर, हो रहे हैं स्क्रीन नहीं वर्चुअल आ डॉम रही। के अंदर। ओ सॉरी। तो अब ये जितने भी, अगर आप गौर से काम देखें तो मेन एप्लीकेशन थी आपकी, और इस मेन एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो आपने अपनी मेन एप्लीकेशन कहाँ पे बाइंड करवा दी है? रूट के ऊपर। हमारे केस में रूट नहीं है, अब ये रिएक्ट ऐप मेन लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। एक्सक्यूज तो मी अब सर एक देखिए ये बात सारी पूछनी चीज। जी बोलिए। सर हमने HTML में मैंने शायद देखा था, अब मुझे पता नहीं कि वो बात सही है नहीं, लेकिन हमने index.js का हमने तो कोई वो दिया ही नहीं है स्क्रिप्ट का नहीं टैग दिया हुआ ना, सोर्स का। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। असल में जब हम रिएक्ट की CLI यूज कर रहे हैं ना, तो रिएक्ट CLI के अंदर ये देखें रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये एक डेवलपमेंट सर्वर आपको रन करके दे रहा है 3000 पे, और ये काम खुद करता है। तो पहले तो ये बताया कि यहाँ तक क्लियर हो गया, थोड़ा सा कंपोनेंट हमने बनाए। अब जी सर। सर कंपोनेंट एक को और क्वेश्चन बेहतर है। समझने के लिए थोड़ा सा और काम करना है, लेकिन अब हम करते हैं। ये तो डेवलपमेंट फेज है, अगर मुझे इसको डिप्लॉय करना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं एक्चुअली यही फोल्डर अगर डिप्लॉय सर करने इसकी जाऊंगा तो बिल्ड कभी भी बनाएंगे। डिप्लॉय नहीं होगा। हाँ सर इसकी बिल्ड बनाएंगे। बिल्कुल सही। ये क्योंकि बिल्ड ये होता जो क्या है फोल्डर मौजूद है पूरा, अगर ये फोल्डर मैं उठा के कहीं पे डिप्लॉय कर दूं तो ये डिप्लॉय होने के बाद चलेगा कभी भी नहीं। ठीक है, जब हम डिप्लॉय करने जाते हैं तो हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। क्या क्या? सर index.html की फाइल, CSS और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। क्योंकि अगर हम JSX डाल देंगे सर्वर पे तो क्या होगा, सर्वर को पता ही नहीं है ना JSX क्या कंपाइल है। करना पड़ेगा। यस सर बिल्कुल होगा सर। नहीं। बेबल तो कंपाइल हमारे पास करना। एक ऑप्शन होता है, अगर आप देखें पैकेज.json के अंदर सर बिल्ड का बिल्ड का, ये क्या करता है अभी देखिएगा जादू। अभी आप फोल्डर्स देख ले कौन कौन से आपके पास मौजूद है। पब्लिक जी एक और फोल्डर बना देगा ये बिल्ड का। हाँ ठीक है, और अब मॉड्यूल देखिए के ऊपर। हम कहते हैं यान बिल्ड, ये क्या करेगा देखिएगा।
इसने स्क्रिप्ट रन की, स्क्रिप्ट बिल्ड, ये बिल्ड वर्चुअल डॉम एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, जैसे ही ये बिल्ड कंप्लीट हो गई, अब देखें ये इसने क्या किया, गौर से देखें तो आप, इसने ये किया कि HTML फाइल लेके आ गया यहाँ पे। यस सर। अब इस HTML फाइल के अंदर अगर आप देखें तो ये देखें ऑटोमेटिक ये दो चीजें लेके आया। क्या लेके आया हुआ है सर? दो स्क्रिप्ट के टैग्स। दो स्क्रिप्ट के टैग्स चंक्स के अंदर देखें, यस चंक्स सर। लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ये सर। इसकी एक ब्यूटी है कि जब हम बड़ी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगे और हमारे पास फाइल ज्यादा होंगी, कंपोनेंट ज्यादा होंगे, तो हम अपनी एप्लीकेशन को लेजी लोडिंग बनाएंगे। और लेजी लोडिंग के अंदर ये क्या करता है, ये इस तरीके से आपकी फाइलों को चंक्स में तोड़ देता है। सर लेजी लोडिंग का फायदा क्या होता है? लेजी लोडिंग का फायदा ये होता है कि अभी अगर आप गौर से देखें तो अगर अभी तो एक ही पेज है तो समझ में बिल्ड क्या होता है और क्या किया है इसने बिल्ड ने? बिल्ड में इसने कुछ नहीं किया। बिल्ड में इसने जो अपने JSX पे काम किया था उसको पूरा कन्वर्ट करके किस पे कर दिया इसने? जावास्क्रिप्ट में। सिंपल जावास्क्रिप्ट। सिंपल जावास्क्रिप्ट, सिंपल सा काम था। अब देखिए गौर से सुनिएगा। लेजी लोड और वर्चुअल डॉम का बताएं। हाँ, लेजी लोडिंग का फायदा ये होता है, अभी तो आपके पास ये एक ही पेज है तो कोई टेंशन नहीं। अब समझे आपके पास मल्टीपल पेजेस मौजूद है, थोड़ी देर के लिए देखें तो उसकी अपनी जावास्क्रिप्ट मौजूद ये होगी। देखे ना, काम खराब हो गया है। क्या हो गया? क्या खराब हो गया भाई? को बोलना है। अच्छा किसी और को बोले शायद। ओके आगे वो चलते हैं। घर में बात कर रहे हैं शायद। तो मसला यहाँ पे ये मसला क्या, हाँ मसला यही है कि अगर ज्यादा चीजें होंगी तो जावास्क्रिप्ट कितनी बड़ी बन जाएगी आपके पास? सर काफी बड़ी हो जाएगी। काफी बड़ी हो जाएगी। तो लेजी लोडिंग का फायदा ये होता है कि जिस वक्त जो पेज मॉड्यूल, लेट्स से फर्स्ट पेज पे इंडेक्स पे अगर ये वाला लोड हो रहा है ना, तो सिर्फ इतनी जावास्क्रिप्ट आपके पास लोड होगी, इससे ज्यादा लोड नहीं करेगा वो। सही सर। सही। सर राउटिंग की तो नहीं बात कर रहे? राउटिंग के अंदर ही लेजी लोडिंग होगी ना, कि इस ओके राउट सर। पे जाए तो ये वाली फाइल डाउनलोड करे। अगर आप गौर से देखें तो हमने तो इधर बताया हुआ था ना, हिस्ट्री नहीं होती। सोर्स के अंदर मैं जाता हूँ और सोर्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे तो मैंने इसको बताया कि भाई रिएक्ट JS और ये सारी चीजें। तो अगर आप गौर से देखो यहाँ के जब बिल्ड बनी है तो आपके JS के अंदर ये देखें कितनी सारी फाइलें लेके आया हुआ है। बिल्कुल सर लाया हुआ है। जी तो सर। इसी के अंदर इसने क्या किया, आपने जो जो चीजें यहाँ पे यूज की है ना, जैसे ये रिएक्ट और रिएक्ट डाउन दो लाइब्रेरीज अभी यूज की हैं, तो ये दोनों लाइब्रेरीज इसके अंदर मौजूद होगी इस कोड के अंदर। सही है सर। अब इससे ज्यादा अगर आप लाइब्रेरीज यूज करेंगे तो वो भी लाइब्रेरीज कहाँ पे आती रहेंगी, मर्ज हो JS के में। JS में। आती रहेंगी सर, ये दोबारा नहीं करना पड़ता बिल्ड। ठीक है। अच्छा अब आते हैं वर्चुअल डॉम। ये मेरा बिल्ड के हवाले से एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। हाँ जी, वो ये है कि अगर हम एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसके बाद अगर हम फिर एप्लीकेशन में चेंजिंग करते हैं तो हम दोबारा इसको बिल्ड करेंगे या वो ऑटोमेटिक उसमें बिल्ड में सेव हो जाएगा? कौन बताएगा ये? करना पड़ेगा, दोबारा करना Definitely पड़ेगा। सर दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा। रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, ये दोबारा करना पड़ेगा। सर ये क्योंकि बेस जब ने हरकत क्या की है, काइंडली ये बता दें जरा। देखें इसने काम खराब कर दिया पकड़ के सारा, उसने सारी Compile कर दिया फाइल में इसने। रख दी। हाँ तो ऐसा ही इसने होता है ना, ये compile काम खराब किया। नहीं है ना, यही तो फायदा है इसका कि आप कंपोनेंट बेस्ड काम कर रहे हैं, ये आपके लिए पूरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट बना के दे देता है। सर जो हमारी इंडेक्स की फाइल थी वो किधर गई, हमारी चाइल्ड की फाइल किधर गई? वो आपको हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरे दोस्त। बिल्ड के बाद इसने वही तो काम किया हुआ है। बिल्ड के बाद इसने जो इसको मेन फाइल चलाने के लिए जरूरत थी वो इसने डाल दी। यहाँ पे ये आपके सामने मौजूद है मेन फाइल, ये रही। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर सारी जावास्क्रिप्ट वगैरह ऑलरेडी मौजूद है इसके पास। ये देखिए, ये पूरी इसने जावास्क्रिप्ट इसके अंदर भी डाली हुई है, रिएक्ट भी इसके अंदर ले आया, जो आपने कोड लिखा था। बल्कि अभी देखते हैं, एक मिनट दे मुझे, कोई हमने कीवर्ड लिखा था, क्या कीवर्ड था? सब चाइल्ड वगैरह। एक मिनट रुकिए, एक हमने लिखा हुआ था यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट हम सर्च करके देखते हैं कि कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, 2 मिनट में तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वाकई में ये बिल्ड भी हुआ है या हमें पागल बना रहा है। ठीक है, सर ये तो HTML में होगा। ये रहा, नहीं जावास्क्रिप्ट में होगा। ये देखिए, ये था, ये देखिए इसने पूरी जावास्क्रिप्ट अपनी कंपाइल की हुई है। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं। ये क्या कर रहा है, ये उसने पूरा कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद आपके पास ये फाइल्स बन के आ गई हैं। अब इसी के अंदर सारा कोड आपका यहीं पे लिखा हुआ है। जैसे अभी हमने सर्च करके देखा तो ये आपका ये रहा, इस तरीके से रिएक्ट भी यहाँ पे होगा, डॉम भी इधर होगा। सर एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने ये
ये सर्च किया स्ट्रिंग, मैं अगर चाहता हूँ कि जिस जिस फाइल में ये स्ट्रिंग आया है मुझे वो सारी फाइल्स दे दे, तो वो मैं कहाँ से सर्च करूंगा? भाई ये आप क्यों करोगे, सवाल है पहला मेरा ये। जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप तो एप्लीकेशन बनाओगे ना, ये काम करना है तो आप तो फिर अपनी एप्लीकेशन में डेवलपमेंट टाइम पे करोगे, बिल्ड के टाइम पे थोड़ी हाँ ये जी, काम मैं करोगे। डिबगिंग टाइम पे मुझे जरूरत पड़ेगा ना, डिबगिंग टाइम पे मुझे जरूरत पड़ेगा कि कोई स्ट्रिंग है, उससे मैं सर्च करना चाहता हूँ ये कौन सी मसलन एप्लीकेशन बनी हुई है, मुझे डिबगिंग का कहा गया और मैं उसे फाइंड करना चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग हाँ तो अब आया आसान किस है, ये फाइल देखें में। ना, कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस और ये देखें ये आ गया स्ट्रिंग app.js के अंदर आ गई डेवलपमेंट में। नहीं, ये तो आपने उसी फाइल पे किया ना, आपको ये नहीं 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 मैंने पता नहीं कौन किया, सी फाइल ये पे। देखें भाई, ये ले सारी फाइलें बंद कर दी आपके लिए भाई। अच्छा ये इसके अंदर ऑप्शन होता है कि हम कोई टेक्स्ट सब फाइल्स में ढूंढना चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट एफ, अच्छा VS कोड के अंदर ऑप्शन है और यहाँ पे आप अच्छा, वो अपना कोई भी इनसाइड द टेक्स्ट लिख फाइल्स सकते है। हैं। हाँ सर जब हम एक्चुअल सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे होते हैं तब हम बिल्ड की फाइल चला रहे होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है वो चला रहे होते हैं। बिल्ड वाला पूरा फोल्डर डिप्लॉय होता है। जब भी मैंने कहा सर कि आगे वैसे ये तो अब इसको देखिए, चले बनाने की देखिए जरूरत तो पड़ती ही नहीं है, ये तो वैसे भी नेटलिफाई पे ही बन जाता है बिल्ड, और सर्च पे ही बनता है, खुद बनाता है वो। डेफिनेटली ना, वो तो आप थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं ना। अगर मुझे लेट से अगर अपने सिस्टम से ही पूरा एक किसी को अपना फोल्डर देना तो ये बिल्ड का फोल्डर मैं खुद बना के दूंगा ना उसको। तो अगर कहीं हाथ से डिप्लॉय करना हो कोई, जैसे नॉर्मल आपकी होस्टिंग्स वगैरह होती हैं उसमें तो आप HTML अपलोड करते हैं ना, तो ये रहा ना ये बिल्ड का फोल्डर। अब चलते हैं इस बिल्ड के फोल्डर में। अब मुझे ये बताएं, कोई बता सकता है कि इस बिल्ड को मैं कैसे चला सकता हूँ? सर यार तो नीचे ऊपर वो लिखा हुआ है हाँ, यार run ग्लोबल build एड run। सर। सही है, यान ग्लोबल एड सर्व पर लिखा हुआ है। ये यान कौन है? यान कौन है यार? यान पैकेज ढूंढना मैनेजर पड़ेगा है, मुझे। जैसे npm है वैसे ही यान। लेकिन सर यान स्टार्ट होगा ना डायरेक्ट, ये तो आप उसमें आ एक गए मिनट मेन रुको, फोल्डर में। यान स्टार्ट होता है। मैंने कभी ये यूज नहीं किया, मैं खुद अच्छा अच्छा अच्छा, ये सॉरी, ये क्या कर रहा है, ये एक यान का एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा है जिसका नाम क्या है? सर सर्व। और ये कहाँ पे पहली इंस्टॉल मरतबा कर रहा करते है? हैं इंस्टॉल ग्लोबली एक ही दफा इंस्टॉल करना होगा आपको लाइफ में, तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आपको इसको यूज करने का क्या तरीका है? सर्व माइनस एस बिल्ड एस और बिल्ड, ठीक है। तो काम तो ये अगर आपका जो हमने मैंने तो कभी जो नहीं किया। बिल्ड का फोल्डर है सर, ये उसको सर अगर हम इसमें जो इंडेक्स की फाइल है अगर हम इसे चलाएं जाके विदाउट एनी नोड मॉड्यूल तो चल जाएगी। हाँ ना, यही तो फायदा है इसका। अब ये हमें कंपाइल कर देते हैं ना HTML नॉर्मल। हाँ, ये तो पूरी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट मौजूद है ना। ये देखें, ये बिल्ड शादी फोल्डर बन में गई है गया, दोबारा। ये समझा आपकी नॉर्मल आपकी एप्लीकेशन जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले यूज करते थे ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये वो कोड है पूरा कंपाइल होने के बाद। अब देखिए इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये इसको वो सर्वर नहीं मिल रहा तो इसकी वजह से ये फट रहा है। अच्छा, ये फाइल के स्टैटिक्स की वजह से फट रहा है। ये इस तरह डायरेक्ट डबल क्लिक पे साइड नहीं चलेगा, इसके लिए आपको आपके सिस्टम के अंदर कोई ना कोई HTTP सर्वर चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपने ये देखा, ये यान वाला तरीका है, और एक मेरे पास दूसरी चीज ऑलरेडी मौजूद है जिसका नाम है HTTP सर्वर। उसके लिए आपको करना पड़ता है npm i या यान ग्लोबल जो भी आप कर लें, और उसका नाम है HTTP-सर्वर। ये क्या करता है? इंडेक्स को रन करता है, इंडेक्स को। हाँ, ये एज अ सर्वर आपको यूज करके दे देगा। मैं देखता सर हूँ जब हम किसी चलेगा। कंप्यूटर एक मिनट जब हम दीजिए, किसी मैं HC-E-1 मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कि ये ओ सॉरी HTTP नहीं, HTTP सर वर्चुअल डॉम एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसके बाद। वर्चुअल डॉम ये होता है कि रिएक्ट जो अपना सारा काम कर रहा होता है ना वो अपने वर्चुअल डॉम में कर। अब ये देखिए लोकल होस्ट पे चल गया, ये 3000 पे नहीं चला, ये किस पे चला? 8080। अब ये जो है ना, ये आपकी लाइव एप्लीकेशन है, समझ लें ये आपकी लाइव एप्लीकेशन चल गई। सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि देखें जब हम किसी भी नेटलिफाई हो AWS हो किसी का भी सर्वर हो, वहाँ एट द एंड ऑफ द डे तो फिजिकल कंप्यूटर ही पड़ा हुआ है ना, तो वहां से सर जब हम ये चला रहे हैं तो सर्वर मतलब क्या जरूरत है? हम अगर हमारे घर में भी रेस्पबेरी पाई कोई भी डिवाइस पड़ी है, मेरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इसलिए हम चलाना चाहूँ मैं, तो सर वो क्या उसे मसला क्यों नहीं चल रहा सीधा सीधा? उसे क्यों सर्वर की जरूरत पड़ रही है? दोस्त ये एक्चुअली जो हम HTML और ये जो यूजुअली हम यूज करते थे वो तो हम डेवलपमेंट टाइम के लिए यूज करते हैं ना। रियल टाइम आप मतलब अगर आप कहीं भी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं या वेबसाइट कहीं पे होस्ट करते हैं
तो बैक पे कोई ना कोई सर्वर चलता है, जब भी तो वो HTML CSS आपको सर्व करता है, वरना तो अगर आप डायरेक्ट ओपन करेंगे तो हमेशा आपके पास ये किसमें ओपन होगी, डॉट फाइल के एक्सटेंशन के साथ ओपन होती है, लाइक दिस। ये देखिए एक्सटेंशन, देखिए इसका क्या आ रहा है, फाइल आ रहा है। इसी को हमने रिप्लेस कर देना होता है सर्वर्स के एड्रेस से। चीज तो यही रहती है ना, पीछे HTML रहती हाँ है ना बिल्कुल, पीछे। वही तो मैंने किया अभी, लोकल होस्ट 8080 पे जो चल रहा है वही तो चल रहा था। तो सर ठीक है, अगर हमने सर इस फाइल को अगर हमारे इंटरनल सिस्टम में पड़ी हुई है तो फिर ये क्यों नहीं उठा रहा उसे? नहीं चलेगा ना दोस्त, आपके पास कोई ना कोई सर्वर तो चाहिए ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सर्वर के बगैर कैसे चलेगा? नहीं करता लोकल सर्वर चला लो आप, भले कोई भी ब्राउजर क्या कहते हैं, एनजेनिक्स यूज करते थे लोग, एनजेनिक्स चला लो, ये चला लो। HTTP सर्वर इंस्टॉल भी होते हैं सर, HTTP सर्वर होते हैं वहाँ भी। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं डिप्लॉय करने के लिए आपको सर्वर तो चाहिए ही होता है। अब वो सर्वर उन लोगों के पास कहीं ना कहीं चल रहा होता है, या तो अपाची होता है या तो एनजेनिक्स होगा, या तो आप अपने सिस्टम पे लोकल पे चलाने के लिए एनजेनिक्स अपाची की जरूरत नहीं है तो आप लोकल सर्वर को चला दें, HTTP जैसे ये चला लें, या तो ये खुद ही बता रहा है जो आपको यान सर्व वो चला लें, तो ये भी चल जाएगा हर सूरत में आपके पास। अच्छा ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट ब्राउजर का रन होता है, उसके लिए कोई सर्वर नहीं रिक्वायर्ड होना चाहिए। सर्वर रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन वो डेवलपमेंट टाइप पे जब आप काम करते हैं ना, वो उस वक्त तक यूज करते हैं जब हम, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब अगर आप उसका URL देखें तो URL क्या आता है जब आप डेवलपमेंट टाइम पे, अगर मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ये बताएं। लोकल सर्वर है नहीं 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 नहीं, ये नहीं, फाइल का नेम आ रहा होता है, पूरा पाथ फाइल का नाम आ रहा होता है ना। जी जी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें, मैं इसी बिल्ड फोल्डर को आपके केस में जो आप कह रहे हैं मैं उसी तरह चलाने की कोशिश करता हूँ, तो देखिएगा क्या प्रॉब्लम आती है, मैं आपको समझाता हूँ। जब ये चलाते हैं ना, ये मैंने क्लिक कर दिया, आप जो कह रहे हैं कि इस तरह चलना चाहिए, यही कह रहे हैं एक्चुअली सर मेरा भी क्वेश्चन, बस अभी अभी समझाने की कोशिश करना। अब जरा गौर से देखिए, इसके हेड बॉडी से ही समझते हैं, ये क्या लेने जा रहे हैं, ये बताएं मुझे। वो स्टैटिक JSP फाइल लेने जा रहा है। बिल्कुल स्टैटिक, कहाँ पे मौजूद है, ये क्या कह रहा है सर? ये रूट फोल्डर। ओके समझ में आई बात आपको? ओके आई गॉट इट। अब ये रूट फोल्डर पे लेने जा रहा है, तो वो जा रहा है फाइल के रूट फोल्डर पे लेने, तो उसको नहीं मिलेगी ना यार। परफेक्ट, गॉट इट। या अगर इसके अंदर अगर इसको सिर्फ ये एब्सोल्यूट पाथ दे दें तो ये काम करने लगेगा। हाँ फिर चल जाएगा, बिल्कुल आप इसको एब्सोल्यूट पाथ दें, लेकिन एब्सोल्यूट पाथ देने का मकसद आपको पता है, जब भी आप बिल्ड बनाएंगे ना, ये बिल्ड के जो, अब जरा गौर से देखिए कि ये जो एक यहाँ पे कोई आईडी टाइप की हैश डाला हुआ है यार, नजर आ रहा है आप लोगों को? AD7 क्लास 3-4 months। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा है ना, जब भी आप बिल्ड करेंगे ना, तो ये एक हैश आईडी जनरेट करता है, ये हमेशा डिफरेंट होती है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि मैं एक दफा इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ और हर दफा मैं इसको चेंज करता रहूँ खुद से मैनुअली, तो कभी भी आप ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको मैनुअली हर काम करना पड़े बार बार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपको लोकल सर्वर चलाएंगे तो ये लोकल होस्ट पे चलेगा या किसी के ऊपर भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्लैश पे जाएगा तो उसको चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसको चीजें इसलिए नहीं मिलनी क्योंकि हम फाइल पे खड़े हुए हैं और फाइल का रूट इसके लिए ये है और वहां पे ये वाली फाइल्स निकल रही है। परफेक्ट, थैंक यू। आज की क्लास हम मेरे ख्याल में यहीं तक छोड़ें। जी सर, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसकी। आप लोग इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कॉपी पेस्ट करके काम कर रहा हूँ, आप भी यही करें जो आप यूज कर रहे थे। और ये हमने ये कमेंट्स भी नहीं नोट किए थे HTTP सर्वर। सॉरी सर, ये हाँ, ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपको ये करना क्या है, ये मैं आपको चैट पे देता हूँ, एक मिनट। हाँ भाई, सवाल भी कर लीजिए आप, कोई मसला नहीं है। सवाल ये है कि कैन यू प्लीज हेल्प टू गेट द एग्जाम की। यार इसके लिए मुझे भी नहीं पता दोस्त, अनफॉर्चुनेटली। जाओ दोस्त, ये पोर्टल से एग्जाम है सर, कल एग्जाम है, कैसे दें? तो कल तक मिलेगा ना दोस्त आपको? अभी सर 13-14 को लिखा है यार, अगर की नहीं आती तो फिर रिकैप तो नहीं होगा। वैसे की आ जाएगी दोस्त, कल है ना, आप लोग कह रहे हैं एग्जाम कल है, तो फिर की क्या चलता कल दोनों डेट्स हैं, उन्होंने कहा था कि आज भी दे सकते हैं, मगर पोर्टल तकरीबन 2-3 दिन पहले की आ जाती है, जो पहले हमारे क्विज़ेस हुए। मैं पूछ लेता हूँ, मुझे एक मिनट रुके, एक मिनट दें मुझे अभी। यार सर को 1 मिनट दे दो यार, मैं अभी पूछ लेता हूँ सर भाई। अगर
जनाब कॉल उठा लें, बिजी ना हो तो अभी पूछ के भी हाथों हाथ आपको जवाब दे राउट्स को एक दफा एक्सप्लेन कर दें जो आपने बताया। किसको एक्सप्लेन कर दूं, सॉरी? राउट्स को, राउट्स जो इसके राउट्स अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, छोड़ दें अभी इसको, अभी राउटिंग बाकी है, अभी राउटिंग पे आएंगे तब हम देखते हैं। सर ये जो हम नई एनपीएक्स करके ऐप बना रहे हैं वो तो रिएक्ट इंपोर्ट किए बगैर हर चीज चलाई जा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो इंटरनेट से डाउनलोड करता है हर दफा। नहीं ये जो एनपीएक्स वाला जो हमने किया था क्रिएट रिएक्ट ऐप की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अभी हम नया रिएक्ट का वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं एनपीएक्स करके, तो सर वो जो कंपोनेंट बना रहे हैं ना, चाइल्ड कंपोनेंट कोई भी बना रहे हैं, उसी तरह हम डायरेक्ट भी उस पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट नहीं भी ना लिख रहे, तो हम फंक्शन बना रहे हैं उसमें। यस सर, वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली अब इन्होंने ये कर दिया है अपने डेवलपमेंट के अंदर कि हर फाइल के अंदर वो खुद ही रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। पहले वो जबरदस्ती, अब ये सबको समझ में नहीं आ रही होगी ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाते थे ना, लाइक दिस, ये कंपोनेंट बनाया, ये कंपोनेंट बनाया, ये कंपोनेंट बनाया चाइल्ड का, तो इसके ऊपर हमें एक कीवर्ड, एक लाइन हमेशा ऐड करनी पड़ती थी, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, उसके बाद ये चलता था, उसके अलावा नहीं चलता था। लेकिन अब इन्होंने नए अपना जब इन्होंने अपग्रेड किया तो इन्होंने अब ये कर दिया कि जब भी ये कंपोनेंट्स बनते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक उसके अंदर रिएक्ट को ऐड कर देता है खुद ही से, तो ये एरर अब नहीं दे रहा, पहले देता था। सर एक क्वेश्चन सर आपने सर सवाल ये है कि आपने आपसे पूछना था हम एपीआईज कब पढ़ना शुरू करें? एपीआईज हम रिएक्ट के बाद जाएंगे आगे। अच्छा सर, सर मेरा ये सवाल था कि सर हम नोड.जेएस पढ़ेंगे या इसके बाद हम क्या करेंगे? यार ये अभी देखें रिएक्ट होगा तो ये आपका क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? जी सर, जी सर। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर शायद हम लोग मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे जेमस्टैक पढ़ना है। हाँ जेमस्टैक पढ़ना है, तो सबसे पहले एडब्ल्यूएस के ऊपर एपीआई वगैरह वाला ही काम चलना स्टार्ट होगा। अच्छा ये बताएं कि एनपीएम और यन में क्या फर्क है? मतलब अगर हम एनपीएम से हम कोई मॉड्यूल वगैरह डाउनलोड करते हैं कोई मसला तो नहीं है। देखिए यान के जरिए हम चला दें तो कोई मसला नहीं है, दोनों के कोई मसला नहीं है। वही कह रहा हूँ, यान जो है वो फेसबुक वालों का है, वो ये करता है कि जल्दी फास्ट, अगर आपके सिस्टम में पहले से पैकेज मौजूद है तो डायरेक्ट यूज कर लेता है, और यान हम एनपीएम हमेशा इंस्टॉल करता है क्लाउड से। आपने बताया नहीं यान कौन है? यान फेसबुक का पैकेज मैनेजर है। जैसे एनपीएम है नोड का पैकेज मैनेजर, उसी तरीके से यान जो है वो फेसबुक वालों ने बनाया हुआ पैकेज मैनेजर, जिसकी मदद से हम अपने नोड मॉड्यूल्स या कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। सर जब हम एनपीएम यूज करते हैं हर मर्तबा वो डाउनलोड करता है ये जो पैकेज होते हैं नोड के इंटरनेट से। हाँ तो फिर ये काफी मतलब स्पेस ले लेता है, तो फिर इससे हम यान ना यूज कर ले, वो एक मर्तबा ग्लोबली इंस्टॉल कर ले। स्पेस नहीं लेता, वो हर दफा इंटरनेट से डाउनलोड करता है, टाइम लेता है। यान एक दफा डाउनलोड हो गया आपके सिस्टम में मौजूद है तो दूसरी दफा वो टाइम नहीं लेगा फॉर इंस्टॉल करते। सर जब वो हर मर्तबा डाउनलोड होते हैं तो वो अपने फोल्डर में रिप्लेस करता है ना उसको, हर दफा डाउनलोड करके रिप्लेस करता है ना उसको। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि वैलिडेशन से मैं काम कर रहा था, तो उसमें अब एक मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसके अंदर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर एक अपर केस है, उन सब में से कोई भी एक अपर केस है, तो मुझे गेट करना है कि उसमें मतलब वैलिडेशन लगा रहा हूँ तो उसमें गेट करना है कि उसमें अपर केस है यानी सारे लोअर केस में है। रेजिक्स यूज कर लो आप। तो इफ की स्टेटमेंट में उसमें क्या स्टेटमेंट लिखूंगा मैं? नहीं आप रिजेक्स यूज करो, रिजेक्स के अंदर वो ट्रू और फॉल्स दे देगा कि क्या इसके अंदर आपके पास कैपिटल है या नहीं है, खत्म कहानी। वो रिजेक्स क्या है? रिजेक्स आपको इंटरनेट से भरी पड़ी हुई मिल जाएगी बहुत सारी। ठीक है मैं देख ले रहा हूँ, क्योंकि वरना तो आपको फोर का लूप और ये सारे काम करने पड़ेंगे। इससे अच्छा बेस्ट तरीका है कि हाँ रेजिक्स यूज करो। रेजिक्स वन मतलब समझने के 4 से 5 वर्डिंग के अंदर पूरा काम हो जाएगा आपका। ठीक है सर, मेरे को वही मिल रहा था और वो प्योर पे लिखा हुआ था, रिएक्ट पे नहीं। नहीं रेजिक्स यूज करा हो जाएगा बस। चलें दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जी बोलिए। रेक्ट में ग्लोबल सीएसएस यूज होती है? दोनों यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट बेस भी ग्लोबल बेस भी। index.css ग्लोबल होती है और जो हमने ऐप के अंदर यूज की थी वो कंपोनेंट सीएसएस है। ओके सर सास यूज करने के लिए कोई अलग कमांड चाहिए या वो एक इसके अंदर एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है नोट साइज, उसके बाद आप साइज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में साइज करवा देंगे, कोई मसला नहीं, वो तो 2 मिनट का काम है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है दोस्त, बोलिए। सर आपकी भी पता चला एग्जाम की का सर? जी सॉरी, एग्जाम की का पता चला है सर? वो अभी तक मिली नहीं है। आज दिन है उसका एग्जाम का। आज ही एग्जाम का दिन? जी सर। हाँ जी आज ही है सर।
मुझे 1 मिनट दे भाई, मैं कॉल ही कर रहा आ हूँ। जा। सर काइंडली डेट एक्सटेंड करवा दीजिए। यार ये मेरे हाथ में होता तो क्या बात थी। सर ये फारग हो गए फोन से ना, एक दफा सम अप कर दीजिएगा क्लास जितने भी इश्यूज रहेगा तक प्लीज। कुछ मैं कंटेंट मिस हो गया नेट की वजह से, तो रिवाइज हो जाएगा। क्या रिवाइज करना है मुझे ये बता दे, क्योंकि अब ये जो पूरी क्लास में हुआ, आप सोच रहे हैं कि ये 10 मिनट में करवा दूं तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। सर बस थोड़ा सर वो सर एक बुक है प्योर रिएक्ट के नाम से, वो अगर सारे रीड कर ले तो इनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। यार सबसे बड़ा मसला यही है ना, हमारे यहाँ कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सर उसमें तो कितनी अच्छी बुक है, उन्होंने बेसिक से बताना शुरू किया हुआ है। बिल्कुल उन्होंने सही हर कहा। चीज के बारे में बताया। सर वो कमाल है बुक सर, प्योर रिएक्ट के नाम से। लिंक शेयर करते हैं भाई उस बुक का। हाँ आप लोग लिंक शेयर कर दें ताकि लोगों के पास आ जाए, फिर देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं खुद से। अच्छा सर, ये रिएक्ट हम कितने लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, यानी हमारा Q2 कब तक एंड होगा? 4 तक हो जाएगा, 4 लेक्चर मैक्स है रिएक्ट के लिए। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है और सर अमीन हमें आलम भी नहीं है, शायद सर दानियाल नागौरी साहब भी नहीं है। सर आप कौन है? मेरा नाम यूसुफ है जी सर। क्योंकि मैं भी एक मेंबर हूँ PIAC ट्रेनर में से। बस सही सर। तो सर आज आपने पहली क्लास ली है? रिडक्स पढ़ेंगे हम। बिल्कुल रिडक्स पढ़ेंगे। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? ये मुझे नहीं पता, ये आप लोगों में से कोई कर रहा हो तो हो रही होगी फिर। सर ऊपर रिकॉर्डिंग आ रही है, आपने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है सर। रिकॉर्डिंग हो रही है बाय जी डिफॉल्ट सर, लगी हुई है, रिकॉर्डिंग आ मैंने रही नहीं है। लगाई। हाँ तो फिर दानियाल भाई आपसे शेयर कर देंगे। सर हम इसमें सर ये चैट में बुक शेयर कर दी है किसी भाई ने ना, ये बस ठीक है, तो आप लोग सब नोट कर लें और सब लोग पढ़िएगा और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। सर वो एग्जाम की का क्या होगा? यार एग्जाम की अभी वो साहब कॉल नहीं उठा रहे, वरना मैं आपको बता देता। मैं सर ये डाउनलोड हो जाए एक बार। हाँ दानियाल भाई बता देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल सर थोड़ी रखिएगा, देर बहुत शुक्रिया। एक मिनट सर, 1 मिनट जो डाउनलोड हो जाए। बोलिए। हाँ तो वो पहले बुक डाउनलोड कर ले, हो गई फिर सर। आप बंद करिए। हो गई। नहीं ये तो लिंक कॉपी कर लेना आप। अच्छा ये डायरेक्ट बुक दी हुई है इन्होंने। सर वो Okay. पीडीएफ दे दिया। मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप चलें। ग्रुप बनाया मैंने, उस पे शेयर कर देता हूँ। उस पे क्या बोलते हैं टेलीग्राम सर पे? अभी 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 एंड ना कीजिए। ठीक है मैं सर कर थोड़ा देता ही हूँ। रहता डाउनलोड हो है रही है। सर थोड़ा ही रहता है भाई मैं कर चले देता चले हूँ। करें डाउनलोड करें आप, करें कोई मसला नहीं। वो कितने गया हूं? हाँ सर मुझे एक नहीं चीज मिल वो रही। बता दें, इसमें वो आपने कौन सी कमेंट दी थी, यान एट सर्व, वो सर्व वो क्या यान ग्लोबल एड सर्व, और जब उसको स्टार्ट करना हो तो सर्व -s और फिर बिल्ड फोल्डर का नाम। सर वो आपको भी सजेशन शामिल है देते हैं। सॉरी सर रेक्ट का जो क्विज होगा वो भी Q2 में शामिल है? यार अभी मुझे इसकी Q3 में नहीं, ये तो मेरा ख्याल नहीं है रिएक्ट का, नहीं रिएक्ट का अभी नेक्स्ट में ये नहीं पता, अभी इसमें कंफर्म नहीं है। जावास्क्रिप्ट और एडवांस जावास्क्रिप्ट है। की शो होना शुरू हो गई यार। शुक्रिया सर, सर ये थैंक यू। सर ये बुक जो है बहुत बहुत शुक्रिया सर, बुक डाउनलोड हो गई। करते हैं फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सर अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। बहुत मजा आया आपसे पढ़ के सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय।